हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आई एस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास कर रहे थे। हम लोगों ने 5 लेक्चर कंप्लीट कर लिए थे दोस्तों, कांग्रेस के बनने तक। ठीक है, जितने भी इम्पोर्टेंट इशू थे, जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे, हम लोगों ने सबको कवर कर दिया। ठीक है, आज हम लोग कांग्रेस कैसे बना, फिर कांग्रेस से लेके 1927 तक क्या क्या डेवलपमेंट हुआ इंडिया में आज़ादी में। ठीक है, किस पार्टी ने रोल किया, कौन कौन सा आंदोलन हुआ दोस्तों, कहाँ कहाँ हुआ, कौन कौन सा बुक्स लिखा गया, कौन सा न्यूज़पेपर था, क्या क्या इंपॉर्टेंट घटनाएं थी, सभी को बारे में देखेंगे। ठीक है, तो ये लेक्चर प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। मेरा नाम दोस्तों राहुल बनवाल है। मैं ईपीएफओ में एक सिलेक्टेड ऑफिसर हूँ। साथ ही साथ मैंने यूपीएससी का मेंस 2020 में और यूपीपीसीएस का मेंस 2021 में दिया है दोस्तों। ये लेक्चर जो है, इस लेक्चर को करने के बाद, जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का लेक्चर है दोस्तों, उसको करने के बाद आपको कोई भी बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे बिपिन चंद्रा एनसीईआरटी क्लास 12 का शेयर किया है, उसको एक बार पढ़ लीजिए और इस लेक्चर को अटेंड कर लीजिए। फिर आपको ना तो स्पेक्ट्रम पढ़ने की ज़रूरत है, ना कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत है। फिर डायरेक्ट आप जो है क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, यूपीएससी प्रीलिम्स का, चाहे ईपीएफओ का, टेस्ट सीरीज का, कोई भी कीजिए। आपका आसानी से मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री 80 to 90% क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, इस लेक्चर को प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। ये लेक्चर हिंदी और इंग्लिश दोनों में दोस्तों। इसका फ्री पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इस पीडीएफ को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपको नोट्स भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी टाइम नहीं है। जिनके पास टाइम है वो नोट्स बना लीजिए इस पीडीएफ को देख के, और जिनके पास नहीं है वो डायरेक्ट पीडीएफ को डाउनलोड करके उसका जेरॉक्स निकलवा के फिर पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, चैनल अगर पसंद आए, लेक्चर पसंद है तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नोट्स बनाने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, ये सिर्फ आप लोग के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो हम लोग कांग्रेस के बनने के पहले तक का सब चीज़ देख चुके थे डेवलपमेंट। आज हम लोग कांग्रेस कैसे बना और उसके पहले क्या क्या संस्था थी, और वहाँ से लेके गांधी जी का जो आंदोलन था 1927 तक देखेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो देखिए कांग्रेस के पूर्व क्या क्या संस्थाएं थी दोस्तों। तो बंग भाषा प्रकाशिका सभा बना था, ठीक है, 1836 में। तो राजा राममोहन राय ने बनाया था, उसके सहयोगी मिलकर इसको बनाए थे, जिसमें गौरी शंकर तारकाबागीस का बहुत बड़ा रोल था। इसका क्या काम था, तो सरकार का जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी होता था उसका उस पर ये लोग डिस्कशन करते थे। ठीक है, दूसरा है जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर सोसाइटी। नाम से ही पता है इसके मेंबर कौन होंगे, जमींदार लोग होंगे। जैसे मैंने आपको द्वारकानाथ टैगोर के बारे में बताया था, ये एक जमींदार थे। तो 1838, आप टाइम पीरियड याद रखोगे, 1838 में बना था। द्वारकानाथ टैगोर बनाए थे। राधाकांत देव, इसके बारे में हम लोगों ने धर्म सभा में पढ़ा था। भवानी चरण बंदोपाध्याय, प्रसन्न कुमार टैगोर और राम कमल सेन, ये लोग बनाए थे। ठीक है, मकसद यही था कि पूरे भारत में परमानेंट सेटलमेंट लाना। परमानेंट सेटलमेंट को क्या बोलते हैं, जमींदारी व्यवस्था भी बोलते हैं। चूँकि ये ज़मींदार से रिलेटेड था, तो ये मकसद था इनका कि पूरे भारत में परमानेंट सेटलमेंट को लागू करना दोस्तों। ठीक है, और एक पॉलिटिकल एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज भी करते थे ये। ठीक है, साथ ही साथ बोलते थे कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स के द्वारा, मतलब संवैधानिक तरीके। तो संवैधानिक तरीके क्या, मतलब कि जो भी ब्रिटेन उसमें कानून बनाया था, कानून के दायरे में रह के जो है अपना बात को रखना। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेथड्स किसको बोलते थे, प्रेयर, पिटीशन एंड प्ली। मतलब आप उस पर रिक्वेस्ट करोगे, प्रेयर मैंने रिक्वेस्ट करना, पिटीशन मतलब एक पिटीशन दायर करना लिख के, और प्ली मतलब अपना बात रखना, रिक्वेस्ट करना। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के संस्थापक जो थे दोस्तों, विलियम एडम, ठीक है, उसके साथ इसने सहयोग किया। हम लोग आगे देखेंगे कि ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के साथ इसने मिलकर किस तरह से सहयोग किया, उसका याद रखिएगा। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे दोस्तों, विलियम एडम। ठीक है, चलिए, लंदन में था ये। फिर बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, जिसको BBIS भी बोलते हैं, तो ये 1843 में बनाया था। मकसद यही था लोकहित का मुद्दा रखना, पब्लिक इंटरेस्ट, और लोगों के कंडीशन के बारे में इंफॉर्मेशन देना कि लोगों का क्या क्या कंडीशन है, उसके बारे में, लोग किस तरह से सफ़र कर रहे हैं, उसके बारे में जानकारी फैलाना, कानूनी रूप से, कानून के दायरे में भी, या पीसफुल तरीके से, मतलब शांति तरीक़ा से। ठीक है, जो जॉर्ज थॉमसन थे, अंग्रेज़ थे, इन्होंने सलाह दिया था। तो फिर जाके संस्थापक इसका जो है द्वारकानाथ टैगोर, चंद्रमोहन चटर्जी और परमानंद मित्र, ये तीनों मिल के जो है बनाए थे बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 में। टाइम पीरियड आप भी थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक, चलिए, अब देखिए दोस्तों, ये सब रटने का नहीं है कि आप ऐसे पढ़ के रट रहे हो, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843, ऐसे नहीं पढ़ना है। आप एक बार इसको रीड कर लीजिए, फिर दूसरी बार रीड कीजिए, तीसरी बार रीड कीजिए, ऑटोमेटिक आपका दिमाग में फिट हो जाएगा। रटना नहीं है, समझना है और बार बार पढ़ना है। ठीक है, समझ आ रहा है। चलिए, बच्चे के टाइप नहीं करना है कि APPLE एप्पल, एप्पल मतलब से, APPLE एप्पल, एप्पल मतलब से, ऐसा नहीं। आप इसको बार बार पढ़ो, यहाँ से रखिए, एक बार इसको एक बार रीड कर लो, फिर दूसरी बार रीड कर लो, ऑटोमेटिक आपका दिमाग में ये फिट हो जाएगा। जितना बार पढ़ोगे उतना बार, वही होता है रिवीजन। रिवीजन का मतलब रटना नहीं होता है।
ठीक है, बार बार पढ़ना होता है। फिर है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ठीक है, 1851 में बना। तो हम लोगों ने देखा कि लैंड होल्डर्स सोसाइटी जो ज़मींदारी एसोसिएशन था ऊपर देखा, और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी दोनों मर्ज हो गया, मिल गया और बना दिया ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1851 में। इसका प्रेसिडेंट थे राधाकांत देव, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था धर्मसभा में, ठीक है। सचिव इसके थे देवेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था दोस्तों, कहाँ पे उसमें किसने पढ़ा था बताइए, हम लोगों ने पढ़ा था राजा राममोहन राय का जो संस्था था दोस्तों ब्रह्म समाज, उसमें पढ़ा था देवेंद्रनाथ टैगोर के बारे में। और सदस्य थे कृष्णदास पाल, ठीक है, पीसी मित्र, इसको पीसी मित्र बोलते हैं, पियरी चंद्र मित्र, राम गोपाल घोष, ये जो लोग थे इसके सदस्य। 1954 में ये जो है कंटिन्यू तक रहा, मतलब 1851 से लेकर 1954 तक रहा ये, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला संस्था इंडियन लीग है दोस्तों, ये शिशिर कुमार घोष ने इसको बनाया था और शंभूचरण मुखर्जी ने 1875 में। मकसद यही था कि राष्ट्रवाद नेशनलिज्म को बढ़ाना, लोगों को पॉलिटिकली अवेयर करना, राजनीतिक शिक्षा प्रोवाइड करना, क्या क्या आपका अधिकार है और किस तरह से आपका अधिकार जो है हनन हो रहा है, ठीक है। अमृता बाजार पत्रिका हम लोगों ने पढ़ा था दोस्तों, अमृत बाजार पत्रिका या अमृता बाजार पत्रिका, इसके कब पढ़ा था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि यह वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के आसपास आई थी। तो उसमें ये था कि जो भी स्वदेशी न्यूज़पेपर हैं उसको बिना परमिशन के जो है छापने का अधिकार नहीं था, उसको बॉन्ड देना पड़ता था, लिटन लेके आया था। तो ये न्यूज़पेपर क्या की, स्वदेशी भाषा में पहले छपती थी लेकिन रातों रात इंग्लिश में चेंज हो गई है ना। कौन इसके फाउंडर थे, शिशिर कुमार घोष, ठीक। तो वही शिशिर कुमार घोष ने इंडियन लीग की जो है स्थापना किया था। और शिशिर कुमार घोष जो थे चैतन्य महाप्रभु, हम लोग उनके बारे में जानते हैं, बोला जाता है कि वो कृष्ण के इनकारनेशन थे। तो लॉर्ड चैतन्य के भी समर्थक थे, उनको भी प्रमोट करते थे। और लॉर्ड गौरंगा और सबके लिए मुक्ति सॉल्वेशन की बात बोलते थे। तो याद रखिएगा, लॉर्ड गौरंगा सबके लिए मुक्ति साल्वेशन की बात कौन बोलते थे दोस्तों, शिशिर कुमार घोष, और वही इंडियन लीग के फाउंडर थे और उन्होंने ही अमृता बाजार पत्रिका जो है निकाला था, ठीक है। यूपीएससी प्रीलिम्स या ईपीएफओ निकालने के लिए बेहद ज़रूरी है कि आपका जो फैक्ट है दोस्तों वो आपकी मुट्ठी में होना चाहिए, और उसको आप रटेंगे नहीं बल्कि बार बार पढ़ेंगे, अपने आप याद हो जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए पीडीएफ बहुत छोटा होगा, हर सब्जेक्ट का 60 70 80 पेज का पीडीएफ होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, बार बार पढ़ोगे आसानी से क्रैक कर लोगे एग्जाम, ठीक है। चलिए बस आपको पढ़ना है, कंटेंट तो मैं तैयार करके आपको दे ही रहा हूँ, लेकिन आप मेहनत कीजिए और पढ़िए बार बार। समझ में आ रहा है। चलिए उसके बाद देखिए इंडियन एसोसिएशन, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा संस्था था, कांग्रेस के पहले जो सबसे बड़ा संस्था था दोस्तों वो इंडियन एसोसिएशन था, जो 1876 कलकत्ता में बना था। संस्थापक थे आनंद मोहन बोस, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, शिवनाथ शास्त्री, क्रिस्तोदास पाल और द्वारकानाथ गांगुली, ठीक है। तो जोसेफ मैजिनी जानते हैं हम लोग कौन थे, इटालियन रिवॉल्यूशन का फाउंडर थे मैजिनी, उससे ये इंस्पायर्ड था, ठीक है। कौन, इंडियन एसोसिएशन के फाउंडर लोग, ठीक है। कॉमन मुद्दा पर भारतीयों को यूनाइट करना, जैसे कॉमन मुद्दा क्या था, महंगाई था, इन्फ्लेशन था, अपना सिविल राइट्स था, नागरिक का सुरक्षा था, स्वतंत्रता था, तो उन लोगों पे डिस्कशन करके भारतीयों को यूनाइट करना ही इसका पर्पज़ था। इसके अलावा सिविल सर्विस में जो चेंज होना चाहिए कि जो सिविल सर्विस में क्या क्या चेंज होने की ज़रूरत है कि भारत में एग्ज़ाम होना चाहिए, एज बढ़ाया जाना चाहिए, है ना। तो ये सब सारी चीज़ों के लिए अपना आवाज़ उठाते थे। हिंदू मुस्लिम एकता की बात बोलते थे, आईएनसी के साथ मिल के काम करते थे। शुरू में अकेला काम करते थे लेकिन बाद में आईएनसी में मिल गया, ठीक है। पहले प्रेसिडेंट थे कृष्ण मोहन बनर्जी, आपको याद रखना है, और सेक्रेटरी थे आनंद मोहन बोस, ठीक है। तो अगर यूपीएससी कंफ्यूज कर देते थे कि इसका फर्स्ट प्रेसिडेंट आनंद मोहन बोस था तो गलत होगा, ठीक है। देखिए सूर्यनाथ बनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है ना, लेकिन उसका ना तो वो प्रेसिडेंट है पहला, ना ही पहला सचिव है, ठीक, समझ में आया। अगला है बॉम्बे एसोसिएशन दोस्तों। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी का ये पहला पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है बॉम्बे एसोसिएशन। इसके संस्थापक थे आपका जगन्नाथ शंकर सेठ, और पहले प्रेसिडेंट थे सर जमशेदजी जेजी भाई, ठीक है। इनके सदस्य हुआ करते थे दोस्तों दादा भाई नरोजी फुरसोनजी और विनायक शंकर सेठ। अब इसको बार रटना नहीं है, बार बार समझिए, पढ़िए, याद हो जाएगा। जगन्नाथ शंकर सेठ जो इनके संस्थापक दोस्तों, उनके बारे में क्या है, इन्होंने सती को दूर करने के लिए भूमिका अपनाया, ठीक है। क्यों इनके बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि एशियाटिक सोसाइटी जो था बम्बई का दोस्तों, ठीक है, जहाँ पे भारतीयों की सदस्यता ना के बराबर थी, तो वहाँ पे भी इनकी सदस्यता इनको मिली थी, ठीक है। फिर बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के पहले ये नॉमिनेटेड इंडियन थे दोस्तों, ठीक है। फिर हम लोग अगला देखते हैं, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 जब कांग्रेस हुआ तभी ये बना था, ठीक है। तो जब कांग्रेस बनी थी दोस्तों तभी बनी थी बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। और इल्बर्ट वीट कंट्रोवर्सी विवाद के जवाब में बनी थी। जब हम लोगों ने पढ़ा था इल्बर्ट वीट कंट्रोवर्सी के बारे में, कब आया था, लॉर्ड रिपन के समय आया था। क्यों आया था, क्योंकि इस बिल में लिखा हुआ था कि कोई भी जो आदमी होगा, कोई भी अभियुक्त है, अगर वो यूरोपियन है, ठीक है, यूरोप का है, इंग्लिश है,
तो उसको इंडिया के जज भी उनका मुकदमा सुन सकते हैं। लेकिन इस बिल का बहु विरोध हुआ और फिर रिपन को वापस विदेश जाना पड़ा, ठीक है। तो फिर इंडिया को लोगों को लगा कि भैया ब्रिटेन जो है अपना हमारा भलाई करने के लिए नहीं आया, बल्कि अपना भलाई करने के लिए आया, और किस तरह से वो डिस्क्रिमिनेशन करता है, ठीक है। तो उसी के जवाब में जो है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में दोस्तों बना। इसके संस्थापक कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, लास्ट भी अगर आप याद कर लेते हैं, तेलंग, तैयब और मेहता, तेलंग, ठीक है, तैयब और मेहता, ठीक है। तो ऐसे याद कर लो कि तारक मेहता जो हम लोग देखते थे, है ना, तो मेहता जी को तेल लगाया, है ना, ऐसे तैया ने ऐसा करके लगा लो, ठीक है, कुछ भी याद करके बना लो आप, ठीक है। तो इन्हीं को ये तीन जो लोग थे दोस्त थे, उन्हीं को बम्बई के 3 सितारा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बम्बई के 3 सितारा, ठीक है। अगला हमारा है पूना सार्वजनिक सभा, 1867 में बना, बहुत पुराना है दोस्तों। रनाडे बनाए थे, जीवी जोशी और चिपलंकर बनाए थे, ठीक है। काम क्या था कि सरकार, एक तरफ सरकार है, दूसरी तरफ लोग है, तो उनके बीच में मध्यस्थता का काम करना, कि लोगों का क्या डिमांड है तो वो सरकार के पास रखना, और सरकार क्या चाहती है वो लोगों के पास रखना, ठीक है। तो मध्यस्थता का काम करती थी, मीडिएटर का काम करती थी। 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स, मतलब ब्रिटेन का जो लोकसभा था उसको हाउस ऑफ कॉमन्स बोलते हैं दोस्तों। तो वहाँ पे एक पिटीशन थी, पिटीशन मतलब एक रिक्वेस्ट की, और बोले कि ब्रिटेन के पार्लियामेंट में ब्रिटेन का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, ठीक है। ब्रिटेन के पार्लियामेंट में, ब्रिटेन नहीं होगा यहाँ पे दोस्तों, भारत के लोगों का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन कहाँ होना चाहिए? ब्रिटेन के पार्लियामेंट में। ये आपको ध्यान देना है, यहाँ पे थोड़ा करेक्ट कर लेंगे, ब्रिटेन की जगह कर देंगे भारत। बोल रहा है कि ब्रिटेन के पार्लियामेंट में भारत के लोग भी होना चाहिए, ऐसा ये बोल रहा है दोस्तों। इसके पहले प्रेसिडेंट थे भवन राव श्रीनिवास राव, और 2016 में न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि पहला बार कोई महिला इसका बनी है प्रेसिडेंट, जिसका नाम था मीरा पवागी। क्या नाम था? मीरा पवागी, ठीक है, समझ में आया? तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, इसका फाउंडर था गजलू लक्ष्मी नारासू चेट्टी, ठीक है। किसी बुक में रखा है 1849 में बना था, 1852 है, बस मोटा मोटी याद कर लो कि 1850 के आसपास बना है, ठीक है। पूरा एग्जैक्ट आपको नहीं याद रखना है, बस डेट मोटा मोटी आपको पता होना चाहिए। अगर इसका डेट याद करना है तो याद कर लेंगे 1860-65 के आसपास ये बना था, ठीक है, मोटा मोटी याद कीजिए। तो ये ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन जो हम लोग देखा था ऊपर, जहाँ पे जमींदारी एसोसिएशन और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी मर्ज होकर बना था ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, उसी का एक ब्रांच था दोस्तों, क्या, जिसका नाम था मद्रास नेटिव एसोसिएशन। लेकिन जल्द ही दोस्तों ये बंद हो गई, ठीक है, मतलब काम करना बंद कर दी। मद्रास महाजन सभा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके 1884 में बना, मतलब कांग्रेस के 1 साल पहले बनने के। संस्थापक कौन थे? वीरा राघवाचार्य, जी सुब्रमण्यम अय्यर और आनंद चार्लू। मैं इसको ऐसे याद किया हूँ, राघवाचारी, अय्यर और चार्लू, ऐसे याद कर लो, राघवाचारी, अय्यर और चार्लू, रैक या कार याद कर लो, कार, ठीक है, चार्लू, सी से एच पर चार्लू, ठीक है, ए से अय्यर और आर से राघवाचारी, ठीक है। तो कार याद कर लो, ठीक है। हेड क्वार्टर कहाँ है? मद्रास में, जहाँ पे हम लोग हिंदू न्यूज़पेपर छपता है ना दोस्तों, हेड क्वार्टर जहाँ है वहीं पे है इसका हेड क्वार्टर, ठीक है। कुछ फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि याद रखिएगा। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन हम लोग ऊपर देखें, पूना सार्वजनिक सभा देख चुके हैं, मद्रास महाजन सभा देख चुके हैं, इंडियन एसोसिएशन देख चुके हैं, ठीक है। कि ये चारों लोग मिल के जो दोस्तों अपना लोगों को भेजी थी इंग्लैंड। क्यों भेजी थी? कि इंग्लैंड 1885 में भेजी थी, और ये बोली थी कि ब्रिटेन की जनता को भारत के मुद्दों के बारे में जानकारी देने के लिए इन पार्टी की तरफ से कुछ लोग गए थे, और जाके ब्रिटेन में भारत के लोग क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो अपना रखे थे विचार, ठीक है। उसके बाद अगला देख सकते हो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ठीक है। ये विदेश में बना था, जिसको दादा भाई नौरोजी ने 1866 बनाया था। इसके पहले प्रेसिडेंट थे लॉर्ड लुडविन, ठीक है, याद रखिएगा। इंग्लैंड में भारत के मुद्दों पर चर्चा के लिए ये बनाया गया था कि यहाँ ये, ठीक है, यहाँ पे इस संस्था में जो लंदन में था, यहाँ पे लोग जाके ब्रिटेन को अवेयर करते थे, ब्रिटेन के लोगों को, कि भारत क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग कांग्रेस कैसे बना दोस्तों, भारत राष्ट्र कांग्रेस का स्थापना, ठीक है। तो क्यों कांग्रेस का ग्रोथ हुआ, ठीक है, तो ये याद रखिए। पहले क्या था, हम लोग देखे बंग भाषा प्रकाशिका सभा या इंडियन एसोसिएशन, ये कुछ एरिया में लिमिटेड था। तो आवश्यकता होने लगी कि यार ऐसा संस्था होना चाहिए जहाँ पूरा भारत में जिसका ब्रांच हो और पूरा भारत को रिप्रेजेंट करे और पूरे भारत के मुद्दों पे बहस हो, है ना। इसलिए पूरे भारत के मुद्दों पे बहस करने के लिए, विरोध करने के लिए, जैसे आर्म्स एक्ट है, हम लोगों ने पढ़ लिया, वर्नाकुलर प्लेस एक्ट है, महंगाई है, इन्फ्लेशन है, लैंड रेवेन्यू है, ज़मींदारी है, रैयतवारी, मालवारी है, तो उस पर डिस्कशन करने का ऐसा संस्था होना चाहिए जो ऑल इंडिया लेवल पे हो। क्यों? क्योंकि ये सब जितने एक्ट हैं दोस्तों, या कोई भी कानून था ब्रिटेन का, कोई भी पॉलिसी था, उसका इम्पैक्ट पूरे भारत पे था, ठीक है। तो पूरे भारत पे डिस्कशन होना चाहिए भैया, ताकि तो उसके लिए एक संस्था की ज़रूरत है, जिसके लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस का उदय हुआ। साथ ही साथ लॉर्ड लिटन के बारे में हम लोग देखे थे दोस्तों। तो लॉर्ड लिटन जो था,
बहुत बदमाश था। इसने भी कुछ पॉलिसी ले आया था, आर्म्स एक्ट लेके आया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेके आया था, ठीक है। तो इन एक्ट का लोग जब देखे कि भैया ये लिटन जो है अंग्रेज़ जो है अपना भलाई के लिए नहीं आया, तो उसके बाद भी लोग जो है विरोध करने लगे और आवश्यकता होने लगी कि हम लोग जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था ऑल इंडिया लेवल पे बनाएंगे, ठीक है। तो इसके पहले एक बहुत बड़ा संस्था था दोस्तों, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, जो आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी मिलकर बनाए थे। इंडियन एसोसिएशन भी यही लोग मिलकर बनाए थे। तो इनका 2 मीटिंग हुआ था और मीटिंग होता था जनरली कलकत्ता में 1883 में 85 में, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, एओ ह्यूम जो है जो अंग्रेज़ अधिकारी था, उन्होंने बोला कि कांग्रेस को कि मतलब कांग्रेस के पहले जो लोग थे उनको बोला कि आप जो है ऑल इंडिया लेवल पे एक संस्था बनाइए। तो पहला सेशन जो है दिसंबर 1885 में, याद क्या रखना है मोटा मोटी कि कांग्रेस का सेशन जो है जनरली हर समय नहीं, जनरली दिसंबर में ही होता था 18 साल के अंत में, ठीक है। तो 1885 में पहली बार दिसंबर में सेशन हुआ, बम्बई में हुआ। बम्बई में कहाँ हुआ, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। फर्स्ट प्रेसिडेंट थे WC बनर्जी, व्योमकेश चंद्र बनर्जी, और वाइस राय थे लॉर्ड डफरिन। डफरनी नहीं होगा, ये डफरिन होगा, माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, ठीक है। ठीक, तो दूसरा अब हम लोग देख लिए कांग्रेस बन गया। अब कांग्रेस जब बन गया दोस्तों, तो किस तरह से वो जो है अपना डिमांड रखता था, क्या पूरा उग्र तरीका से शुरू में ही रखता था या नरम तरीका से रखता था, किस तरह से रखता था, हम लोग देखेंगे दोस्तों। तो कांग्रेस जो अपना डिमांड रखता था दोस्तों, या कोई बात बोलता था, तो उसको जो अलग अलग कालखंड के अनुसार जो हम लोग बांटते हैं कि किस तरह से डिमांड रखता था, क्या उसका स्ट्रैटेजी था, क्या टेक्निक था, कौन सा तरीका था, ठीक है, या क्या क्या डिमांड था। इसके आधार पर 3 फेज में बांटा गया है। एक है मॉडरेट फेज, ठीक है, जिसको उदारवादी काल बोलते हैं। दूसरा एक्सट्रीमिस्ट फेज, जिसको गरम दल बोलते हैं। तीसरा गांधीयन फेज, जब गांधी जी आते हैं, ठीक है। तो उदारवादी काल का जो टाइम था वो 1885 से 1905 के बीच में था। इसमें कौन कौन से लोग शामिल थे दोस्तों जो इस मॉडरेट फेज में थे? तो इसमें जो जनरली पढ़े लिखे जो होते थे लोग दोस्तों, वो कोई वकील होता था, कोई टीचर होता था, जर्नलिस्ट होता था, ज़मींदार होता था, लेखक होता था। अपर और मिडिल क्लास के लोग थे, ठीक है, अपर कास्ट के लोग थे, ब्राह्मण था, मुखर्जी था, है ना। फिर उसके बाद जो आपका दादा भाई नौरोजी, ये सब जो थे अपर कास्ट के लोग थे। और कुछ बिजनेसमैन जैसे द्वारकानाथ टैगोर, ये वो पुरुषोत्तम दास टंडन, तो ये सब मॉडरेट फेज के समय थे दोस्तों, ठीक है। तो कौन कौन से लोग इसमें जनरली होते थे? वकील, टीचर, मतलब कुल मिला के याद रखना पढ़े लिखे लोग ही जो है इस समय जो है कांग्रेस के मेंबर थे, ठीक है। तो इनका मेथड क्या था, प्रोग्राम्स क्या था, या बिलीफ क्या था? तो याद कर क्या रखना, उदारवादी क्या होंगे? सिंपल सा भाई, धीमा धीमा चलते रहो, जल्दी नहीं करना और संविधान के दायरे में काम करना है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड मतलब संवैधानिक तरीका, जिसमें होता था प्रेयर, ठीक है, पिटीशन एंड प्ली, मतलब रिक्वेस्ट करना है ब्रिटेन को, पूरा उग्र नहीं होना है, ठीक है, विरोध भी करना है लेकिन शांत तरीका से, ठीक है। नागरिक को अधिकार को प्रोटेक्ट करने की बात बोलते थे दोस्तों, ताकि उनको बोलने की आज़ादी हो, एक संघ बनाने का आज़ादी हो और क्रिटिसाइज करने का अधिकार हो। सबसे इम्पोर्टेंट इनका रोल है वो इकोनॉमिक क्रिटिक, जहाँ पे उन्होंने आलोचना किया कि किस तरह से भारत का पैसा जो है बाहर जा रहा है, ठीक है, ड्रेन ऑफ वेल्थ, ठीक है। हम लोगों ने इसके बारे में डिटेल में पढ़ लिया है दोस्तों, ठीक है, बताया था मैंने। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इनका यही रोल है, ठीक। अच्छा, कमेंट सेक्शन में करके बताइए तो कौन कौन से लोग थे जो ड्रेन ऑफ वेल्थ को थ्योरी को दिए थे दोस्तों। मेन तो एक तो दादा भाई नौरोजी थे, लेकिन और कौन कौन लोग बताए। और एक बुक है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसको कौन लिखा था, इसकी मैंने सब चीज़ बताया है। लेक्चर जरूर देखें शुरू से अंत तक, तभी आपका जो है अच्छा 90 to 100% क्वेश्चन सही होगा, है ना। बीच में से देखने से फ़ायदा आपको उतना नहीं मिलेगा, समझ में तो आ जाएगा लेकिन फ़ायदा उतना नहीं मिलेगा जितना पूरा देखेंगे तब मिलेगा, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की बात बोलते थे, प्रशासनिक सुधार का, इंडस्ट्री का डेवलपमेंट, उद्योग का विकास की बात बोलते थे कि किस तरह से भारत के लोगों के द्वारा इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होना चाहिए और ब्रिटेन का उतना इंटरफेयर नहीं होना चाहिए दोस्तों। फिर ये मासेस में इनका विश्वास नहीं था, ये लोग विश्वास नहीं करते थे कि कोई भी क्रांति होगा तो मास्क लेके आएंगे, ठीक है। क्रांति का तो बात ही नहीं बोलते थे, मास के पे विश्वास नहीं करते थे, मतलब आम जनता पे इनका विश्वास नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि ये बोलते थे कि आम जनता जो है अभी उतनी समझदार नहीं हुई, अभी उतनी मैच्योर नहीं हुई है कि वो ब्रिटेन का पॉलिसी को समझ पाए कि किस तरह से ब्रिटेन शोषण कर रहा है। इसलिए ये जो भी काम करते थे आम जनता के लिए ज़रूर करते थे, लेकिन आम जनता पे इनका विश्वास नहीं था, ठीक है। वहीं हम जब गांधी का देखेंगे और वहीं हम जब आपका गरम दल की बात करेंगे तो उनको मास पे, आम जनता पे बहुत विश्वास था। लेकिन आपको याद रखना है कि जो कंजर्वेटिव थे, जो मॉडरेट्स थे, उनको आम जनता पे विश्वास नहीं होता था, क्योंकि इनका मानना था कि अगर आम जनता, पूरा भीड़ जो है कुछ अगर करेगा तो उससे वायलेंस होगा, हिंसा होगा, और जब हिंसा होगा तो अंग्रेज उसको तुरंत दबा देगी, क्योंकि 1857 की क्रांति में ये देख चुके थे, ठीक है। दूसरा अभी बोले थे कि मास जो है अभी शिक्षित नहीं है तो ब्रिटेन का जो पॉलिसी है वो अभी नहीं समझ पाएगा।
लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो मास के लिए काम ही नहीं करते थे, मास के लिए काम करते थे। जो भी उनका बोलते थे सिविल सर्विस में रिफॉर्म लाना है या आर्म एक्ट को हटाना है, लोगों को स्वतंत्रता होना चाहिए बोलने का, सबका इम्पैक्ट तो किस पे होगा दोस्तों? सबका इम्पैक्ट तो आपका फाइनली आप देखेंगे अगर तो आपका आम जनता ही उसका बेनिफिट होगा, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेथड ये क्या क्या यूज़ करते थे? 3 P यूज़ करते थे, प्रेयर, पिटीशन एंड प्ली या प्रोटेस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो प्रेयर मतलब रिक्वेस्ट, पिटीशन मतलब पिटीशन डालना, प्रोटेस्ट मतलब माइल्ड तरीका से, न्यूज़पेपर में कहीं धरना प्रदर्शन ये सब नहीं करना, नॉर्मल तरीका से जो है अपना बात रखना, थोड़ा सा क्रिटिसाइज करना हल्का हल्का, ठीक है, समझ में आया। और देखिए कांग्रेस जब बनी है दोस्तों, इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो ये सोची थी कि हम जो है सामाजिक जो मुद्दा है उसको कांग्रेस के सेशन में नहीं उठाएंगे, क्योंकि समाज उस समय बटा हुआ था। अगर मान लो जमींदारी के लोग का उठाएगा, हित को साधेगा, तो उससे किसान नाराज़ हो जाएंगे, और किसान का हित को साधेगा तो जमींदार नाराज़ होंगे, तो लोग समाज क्या हो जाएगा, बट जाएगा, ठीक है। इसीलिए कांग्रेस के सेशन जो होता था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसमें सामाजिक सुधार का बात नहीं होता था। उसके लिए कांग्रेस ने अलग से मतलब एक संस्था बनाया जिसका नाम है इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का सोशल रिफॉर्म सेल था जो सामाजिक सुधार का बात बोलता था। याद रख रहा है, इंडियन नेशनल का ही पार्ट था, आईएनसी का ही पार्ट था, उससे अलग नहीं था। लेकिन आईएनसी खुद नहीं करता था, बात समझ में आ रहा है ना, किसी को दे दिया था करने के लिए। किसको दिया था? इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस को। इसके फाउंडर थे एमजी रनाडे और रघुनाथ राव, और पहला सेशन मद्रास में हुआ 1887 में, ठीक है। उसके बाद से जब भी कांग्रेस का सेशन होता था दोस्तों, जहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन होता था, उसके तुरंत बाद जो है इनका सेशन हो जाता था, ठीक है। लेकिन पहला सेशन कब हुआ? 87 में मद्रास में। और जब उसके बाद जब भी सेशन होता था कांग्रेस का, तो वहीं के उस सेशन खत्म हुआ कांग्रेस का, तो उसके बाद इनका सेशन होता था, जहाँ पे सामाजिक सुधार का बात बोला जाता था, ठीक है। इस संस्था के लोगों ने एक जो है प्लेज मूवमेंट शुरू किया था। प्लेज मूवमेंट डायरेक्ट आ सकता है, ये प्लेज मूवमेंट किस चीज़ से रिलेटेड है? तो आपको क्वेश्चन दे देगा यार, प्लेज मूवमेंट ड्रेन ऑफ वेल्थ से है, या बाल विवाह से है, या विधवा पुनर्विवाह से है, या शिक्षा में प्रमोट करना है, क्या है? तो प्लेज मूवमेंट आप याद रखना है कि बाल विवाह को अपोज करने के लिए लोगों ने प्लेज लिया था, शपथ लिया था, ठीक है। कौन? तो इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस के लोग, ठीक है। और एमजी रनाडे ने एक बुक लिखा था दोस्तों जिसका नाम था इंदु प्रकाश, जो मराठी और अंग्रेजी दोनों में लिखा गया था। एक न्यूज़पेपर है जहाँ पे सामाजिक सुधार का बात बोला जाता था, ठीक है, समझ में आया। तो आपको याद रखना है इंदु प्रकाश, प्लेज मूवमेंट से सोशल रिफॉर्म का सेल था, फर्स्ट सेशन मद्रास में और 1887 में, ठीक है, समझ में आया। चलिए अगला है दोस्तों ब्रिटिश कमेटी ऑफ द इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक ब्रिटिश कमेटी भी हुआ था जो भारत के मुद्दों को इंग्लैंड में उठाता था कि भारत क्या क्या फेस कर रहा है, तो इंग्लैंड को लोगों को जानना चाहिए, इसीलिए किया था। जिस तरह से ईस्ट इंडिया एसोसिएशन था दोस्तों नरोजी का, जो इंग्लैंड में नरोजी ने खोला था 1860 के दशक में, तो उस तरह से ये भी था सेम काम। इसके फर्स्ट सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर नहीं, चेयरपर्सन, सब फर्स्ट जो चेयरपर्सन थे दोस्तों वो आपका विलियम वेडरबर्न था। सेक्रेटरी था विलियम डिग्बी, और 1920 तक काम किया। इनका एक जर्नल था, जर्नल का नाम था इंडिया, ठीक है। जर्नल मतलब होता है पत्रिका, तो आपको याद रखना है इसको, ठीक है, रटना नहीं है, बार बार पढ़ना, याद हो जाएगा, ठीक है। फिर एक वेलबे कमीशन आया था दोस्तों, 1895 में आया था, और 1900 में इसने अपना रिपोर्ट दिया था। तो देखिए अंग्रेज बहुत फिजूल खर्चा कर रहा था, सेना पे कर रहा था, दुनियादारी पे कर रहा था, तो फिजूल खर्चा का जांच करने के लिए ये आयोग बनाया गया था, जिसका ऑफिशियल नाम था दोस्तों रॉयल कमीशन ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, ठीक है। खर्चा का जांच करने के लिए, प्रशासन का जांच करने के लिए रॉयल कमीशन, ठीक है, शाही आयोग, ठीक है। सदस्य कौन थे? टी.आर. बुकानन, विलियम वेडरबर्न, दादा भाई नौरोजी। आपको याद रखना है अंग्रेजी लोग भी थे और इंडिया के लोग भी थे, विलियम एस केन, ठीक है। गोखले और दीनसौ वाचा ने इस कमेटी के पास जाके अपना विचार रखा, और फिर वेलबी कमीशन ने बोला कि हाँ सही बोल रहे हो, फिजूल खर्चा को कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप याद रखिएगा ये, ठीक है। चलिए डायरेक्ट पूछ सकता है कि वेलबी कमीशन किस चीज़ से रिलेटेड है, तो फिजूल खर्चा से कम करने के लिए, ठीक है। चलिए उसके बाद है दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला व्यक्ति देखेंगे, तो पहला पारसी जो बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस में चेयरमैन, उनका नाम था दादा भाई नौरोजी। ये बने थे कलकत्ता में 1886 में। पहले मुसलमान जो इन चेयरमैन बने थे दोस्तों वो थे बदरुद्दीन तैयब जी, 1887 में मद्रास में। आपको याद रखना है, ये सबसे क्वेश्चन पूछा भी है। पहले विदेशी थे जॉर्ज यूल, जो 1888 में इलाहाबाद में बने थे। पहली महिला एनी बेसेंट, 1917 कलकत्ता। पहली भारतीय महिला सरोजनी नायडू, 1925 कानपुर।
कमेंट सेक्शन में करके बताइए 1924 में जो सेशन हुआ था उसका हेड कौन किया था और वो कहाँ हुआ था। ठीक है, चलिए 1924 का सेशन। तो 1925 में कौन, कानपुर में सरोजिनी नायडू जो पहली भारतीय महिला थी। पहली महिला कौन थी, एनी बेसेंट, लेकिन भारतीय महिला सरोजिनी नायडू, क्योंकि एनी बेसेंट भारत की नहीं थी दोस्तों। ठीक है, कमेंट सेक्शन में करके बताइए कि एनी बेसेंट कहाँ की थी। चलिए मैं बता देता हूँ, ये थी कहाँ की, आयरलैंड की। ठीक है, चलिए उसके बाद पहली महिला जिसने एड्रेस किया कांग्रेस के सेशन को में भाषण दिया उसका नाम था कादम्बनी गांगुली, जो 1890 में संबोधित किया था। उस सेशन के अध्यक्ष जो थे, हेड जो थे, वो फिरोज शाह मेहता थे दोस्तों। फिरोज शाह मेहता का हम लोगों ने भी कहाँ पे नाम पढ़ा था बताइए, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन में ना। फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, केटी तेलंग थे ना। चलिए कादम्बनी गांगुली के बारे में देखते हैं दोस्तों। तो ये भागलपुर की बिहार की थी। ठीक है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम को पास करने वाली पहली महिला थी। ठीक है, फिर कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में पहली महिला थी जिसका एडमिशन हुआ था। पहली महिला डॉक्टर थी। स्कॉटलैंड में ये अपना डॉक्टरी का प्रैक्टिस की। और ये जो कादम्बनी गांगुली और चंद्रमुखी बसु देश की पहली महिला ग्रेजुएट थी दोस्तों। ठीक है, तो डायरेक्ट पूछ सकता है पहली महिला ग्रेजुएट, तो कादम्बनी गांगुली तो आपको याद रहेगा, चंद्रमुखी बसु भी थी। ठीक है, जो चंद्रमुखी बसु जो थी बेंथुन कॉलेज की लेक्चरर भी थी, बाद में प्रिंसिपल भी बनी। बेंथुन कॉलेज के हम लोग बारे में पहले पढ़ चुके हैं कि बेंथुन कॉलेज का जो फाउंडर थे वो JED बेंथुन थे, और इसका सेक्रेटरी जो बाद में बने थे वो आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी बने थे। ठीक है, तो फैक्ट आपको जो है एकदम मुंह में होना चाहिए, और मैंने इसको रटा नहीं है, बार बार पढ़ेंगे अपने याद हो जाएगा आपको भी। ठीक है, कोई भारी बात नहीं है, मैं निकाल सकता हूँ इस एग्ज़ाम को तो आप भी निकाल सकते हो, सिंपल सा बात है। ठीक, देखिए साउथ एशिया की ये पहली महिला थी जिन्होंने अंडर ग्रेजुएट एकेडमी के इस्टेब्लिशमेंट को जो है फाउंडर किया था। ठीक है, चलिए अब देखेंगे मुख्य अधिवेशन में और क्या क्या हुआ। तो वंदे मातरम कब गाया गया दोस्तों, कलकत्ता में गाया गया 1896 का सेशन में, जिसका अध्यक्ष किए थे रहीमतुल्लाह सयानी। ठीक है, जन मन गण, ठीक है, कब गाया गया, बिशन नारायण धर। ठीक है, कलकत्ता में 1911 में। तो बिशन नारायण धर उसके क्या थे, अध्यक्ष थे कांग्रेस का सेशन का। ठीक है, पहला सेशन जो गांव में हुआ उसको में कौन हेड किया, नेहरू जी किया, नेहरू की अध्यक्षता में हुआ। 1936 में हुआ, फैजपुर में हुआ। फैजपुर कहाँ है दोस्तों, महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग कुछ देखेंगे दिल्ली दरबार से रिलेटेड दोस्तों। तो दिल्ली दरबार क्या था, तो देखिए 3 दिल्ली दरबार जो हुआ है। दिल्ली दरबार में क्या होता था, एक तरह का समझ लीजिए बहुत बड़ा पार्टी होता था, जो अंग्रेज़ के जो ऑफिसर होते थे, जो गवर्नर्स होते थे, वो बुलाते थे। क्यों बुलाते थे कि वहाँ का जो राजा होता था वो जब इंडिया में आता था या रानी आती थी तो उनके सम्मान के लिए। ठीक है, तो 3 दिल्ली दरबार हुआ। एक है लिटन करवाया था 1877 में, जो इस सेशन में जो रानी विक्टोरिया थी उसको भारत की महारानी के रूप में बोला गया। ठीक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर जो है ट्रांसफ़र हो गया रानी को। ठीक है, कब हुआ, 1877 में। ठीक है, और इस सेशन के समय क्या हुआ था, भारत में बहुत बड़ा क्या हुआ था, आपका भूखमरी आया था, फेमिन आया था। तो सब लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया इंडिया के लोगों ने कि एक तरफ भारत के लोग भूखे मर रहे हैं और दूसरी तरफ तुम ग्रैंड पार्टी जो है दिल्ली में कर रहे हो। ठीक, तो इस और इसी सेशन में पूना सार्वजनिक सभा, हम लोग जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, MG रनाडे ये सब लोग थे। तो ये बोला कि अंग्रेज जो ब्रिटेन के लोगों को जो सामाजिक और पॉलिटिकल स्टेटस दे रहा है तो वही ब्रिटेन भारत को क्यों नहीं दे रहा है, तो भारत के लोगों को भी दे। मतलब आपको पता है, देखिए इंग्लैंड में अंग्रेजी शासन था उस समय, और भारत में भी जो है अंग्रेजी शासन था ना। तो पूर्ण सार्वजनिक सभा के लोग बोले कि भैया अंग्रेजी शासन इंग्लैंड में भी है और भारत में भी है, तो इंग्लैंड के लोगों को जो तुम अधिकार दे के रखा है तो तुम भारत के लोगों को क्यों नहीं दे रहा है। तो वही अपना रिक्वेस्ट बोले कि दोनों जगह तुम्हारा शासन है, तो जो इंग्लैंड के लोगों को तुम अधिकार राइट्स दियो तो भारत के लोगों को भी दो। तो पूर्ण सार्वजनिक सभा के सदस्य बोले कि अंग्रेज जो ब्रिटेन के लोगों को सामाजिक और पॉलिटिकल स्टेटस दे रहा है तो भारत के लोगों को क्यों नहीं दे रहा है, उसको देना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। दिल्ली दरबार पहला देख लिया, 77 में हुआ। 1903 में हुआ, कर्जन का टाइम हुआ, क्योंकि कर्जन का टाइम था कब, 1899 से लेकर 1905 के आसपास का टाइम था, है ना। चलिए कर्जन का टाइम था, तो राजा एडवर्ड था, किंग एडवर्ड 7 था, और जो है क्वीन अलेक्जेंडरिया थी, तो अलेक्जेंड्रा सॉरी, उनका सक्सेशन हुआ था, उनका राज्यारोहण हुआ था, तो उनको सम्मानित किया गया था यहाँ पे। ठीक है, चलिए उसके, लेकिन राजा नहीं आया था, बस उनका जो है भी आया होगा मंत्री। ठीक है, फिर दिल्ली दरबार 1911 में हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग 2 जो था उसके समय आया था। राजा जॉर्ज 5 एंड क्वीन मैरी, ठीक है, इन लोगों का सम्मान किया गया था। तो एकमात्र दरबार था जिसको राजा ने अटेंड किया। ठीक है, और ये इसको तो मैं देखा हूँ कहाँ पे है, ये जो है दिल्ली में है। ठीक है, दिल्ली में कहाँ पे, तो आप जब जाओगे कोरोनेशन पार्क है दोस्तों, कोरोनेशन पार्क कहाँ पे है, तो जब आप जाओगे ना
जीटीबी नगर से संत नगर जाओगे तो बीच में आपका जो है पड़ेगा कोरोनेशन पार्क, ठीक है। बहुत बड़ा पार्क है, सोच लीजिए बड़ा बड़ा ये लोग जो है पार्क बना देता था सम्मान के लिए, और बहुत एरिया में फैला हुआ है, ठीक है। तो हार्डिंग टू, और कोई दिल्ली में रहते होंगे तो ज़रूर जाएंगे कोरोनेशन पार्क, मैंने बता दिया। जीटीबी नगर से जब आप संत नगर जाओगे तो बीच में आपका पड़ेगा, ठीक है। बुराड़ी के आसपास एक एरिया है बुराड़ी, तो वहाँ पे आसपास मिलेगा, ठीक। तो दिल्ली दरबार 1911, हार्डिंग टू राजा जॉर्ज 5 एंड क्वीन मैरी एकमात्र दरबार था जिसको राजा ने अटेंड किया दोस्तों। तो इस सेशन में क्या हुआ, जो हम लोग पता है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में पढ़ चुके हैं, तो बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, बोला कि अब बंगाल जो है विभाजित नहीं है दोस्तों। तो याद रखिएगा बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया, 1911 में दिल्ली दरबार जब हुआ था। हार्डिंग टू और उनकी जो पत्नी थी क्वीन मैरी, हार्डिंग टू तो था वाइसराय था, गवर्नर जनरल था, और राजा था जॉर्ज 5 और क्वीन मैरी। तो एकमात्र दरबार दिल्ली दरबार जहाँ अटेंड किया राजा भी आया था, ये जॉर्ज 5। इनकी मूर्ति भी बनी हुई है, आप देखिएगा जाके, जो दिल्ली के होंगे तो, ठीक है। राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म, तो हम लोग देखेंगे पहला काल हम लोग का कांग्रेस का समाप्त हो गया, जिसमें हम लोगों ने मॉडरेट के बारे में पढ़ा 1885 से 1905 के समय में। अब देखेंगे हम 1905 से लेके 1919 का टाइम, जब उग्रवाद का या गर्म दल का जो है टाइम था दोस्तों, ठीक है, जहाँ पे लोग लाल बाल पाल और अरविंदो घोष का टाइम था, ठीक है ना। तो क्यों उभर के आया, ठीक है, इसलिए उभर के आया कि देखिए इकोनॉमिक क्रिटिक जो किए थे, कौन किया था, हाँ, जो है आर्थिक जो है आलोचना किया था, ठीक है, ब्रिटेन का, किसने, मॉडरेट ने। तो लोग उसको पढ़ने लगे, जब पढ़ने लगे तो लोग जानने लगे भैया क्यों, कैसे हमारा इंग्लैंड पैसा लूट रहा है, ठीक है। तो लोग एकदम गर्म हो गए, खून खौल गया कि अब हमको जो है इनको जो है पटक के लेना है, ठीक है। तो मॉडरेट द्वारा इकोनॉमिक क्रिटिक किया गया, तो उससे एक्सट्रीमिज्म का उदय हुआ। उसके बाद मॉडरेट का फेलियर भी हो गया दोस्तों। मॉडरेट जो बोले थे कि हम लोग जो है सिविल सर्विस में रिफॉर्म लेके आएंगे, लोगों को आज़ादी देंगे बोलने का, ये वो, तो वो सब उतना वो काम नहीं कर पाए, काम किया लेकिन उतना नहीं कर पाए। तो उससे भी जो है उग्रवाद का हुआ कि लोग बोले कि नहीं, अब मॉडरेट के तरीका से अब कुछ नहीं होने वाला, अब हम लोग को गर्म तरीका से करना पड़ेगा। उसी तरह शिक्षित वर्ग और अशिक्षित वर्ग हुआ, लोग शिक्षा प्राप्त करने लगे और रोज़गार का डिमांड करने लगे, लेकिन उसमें देखा गया कि यार अनएम्प्लॉयमेंट है, और जो भी रोज़गार है वो ब्रिटिश का ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वही अपने जो है चेला चपाटी को, चमचा को दिया जा रहा है ना। और इंडस्ट्री भी नहीं है, सभी इंडस्ट्री भी है वो भी एकदम चौपट हुआ जा रहा है, ठीक है। तो बेरोजगारी बढ़ने लगा, तो जो है गर्म दर वाले लोग विरोध करने लगे, है ना। कर्जन जो पॉलिसी ले आया था, आपको पता है दमनकारी पॉलिसी ले आया था ना कर्जन के, पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो उससे भी लोग गुस्से में थे। उसके अलावा भारत का जो प्राचीन इतिहास था उस पर रिसर्च होने लगा, लोग गर्व करने लगे। जो अंग्रेज पहले बोलता था यार भारत के लोग तो एकदम बेवकूफ़ है, उनको कुछ आता जाता नहीं है, लेकिन जब भारत का इतिहास पढ़ा, मतलब गुप्त वंश के बारे में जाना, उसके बाद जो है आपका पांडे वंश के बारे में जाना, चोल वंश के बारे में जाना, देखा कि यार हमारा भारत तो बहुत से पहले ग्रेट था, है कि नहीं। तो ये लोग जो अंग्रेज बोल रहे थे वो एकदम बेवकूफ़ टाइप का बोल रहे थे, ऐसा लोगों को लगा। साथ ही साथ इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस भी हुआ, ब्रिटेन जो है अलग अलग जगह कॉलोनी अपना हारने लगा, तो उनको लगा कि यार अगर वो लोग क्रांति से लड़ सकते हैं तो भारत के लोग क्यों नहीं लड़ सकते, तो इससे भी उदय हुआ, ठीक है। तो इस तरह से जो है एक्सट्रीमिज्म का उदय हुआ दोस्तों। अब एक्सट्रीमिज्म का प्रोग्राम क्या था, उग्रवाद का कार्यक्रम कैसा था, क्या क्या वो लोग कैसे किस तरह से करते थे। वो लोग बोल्ड स्पीच देते थे, मतलब निडर होकर एकदम भाषण देते थे एकदम जोरदार तरीक़ा से, उनके जैसा नहीं, मतलब मॉडरेट के जैसा कि एकदम धीमा धामा से बोल रहे हैं, अब अपना जो है प्रार्थना कर रहे हैं, पिटीशन कर रहे हैं, नहीं, एकदम बोल्ड आवाज़ में स्टेज पे जाके बोलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया पर्सनल सेक्रीफाइस। उन्होंने बोला कि भैया अगर प्राप्त करना है आपको स्वतंत्रता या आज़ादी चाहिए या स्वराज चाहिए, तो आपको जो है अगर जेल भी जाना पड़े तो जाइए, पर्सनल सेक्रीफाइस करने का जरूर मन है, होना चाहिए, है ना। ये बोलते थे कि हम लोग स्वयं की मुक्ति से ही जो है आज़ादी मिलेगी, स्वराज मिलेगा, अंग्रेज़ की मदद से नहीं। मॉडरेट क्या बोलते थे, मॉडरेट जाके रिक्वेस्ट करते थे अंग्रेज़ को कि सर हमको ये दे दो, सर हमको वो दे दो। ये बोलते थे नहीं, अंग्रेज़ से को मांगने से कुछ फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये तो भारत का शोषण करने आए हैं, हमको जो भी चाहिए हम खुद ही प्राप्त करेंगे, स्वयं की मुक्ति से करेंगे, खुद करेंगे, ठीक है। बॉयकॉट और स्वदेशी करेंगे, मतलब बॉयकॉट मतलब सामान उमान का बॉयकॉट करेंगे, अंग्रेजी सामान का बॉयकॉट करेंगे और स्वदेशी अपनाएंगे दोस्तों। तो ये लोग अंग्रेज बोले थे, लेकिन हम लोग मॉडरेट देखेंगे नरम दल वाले ये सब बॉयकॉट और स्वदेशी का बात नहीं किए थे, पैसिव रेजिस्टेंस का बात किए थे। पैसिव रेजिस्टेंस मतलब अंग्रेज़ का जितना भी संस्था है उससे हम असहयोग करेंगे, पूरा असहयोग करेंगे, ना तो उसका हम कानून मानेंगे, ना तो उसके बनाए हुए स्कूल में पढ़ेंगे, ना तो उसके बनाए हुए कोर्ट में हम प्रैक्टिस करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। जो भी अंग्रेजी सामान होगा, अंग्रेजी संस्था होगा, सब काम पूर्ण असहयोग करेंगे, उसके साथ कोई कोऑपरेशन नहीं करेंगे। सेम चीज़ गांधी जी भी किए थे, जिसको बोलते हैं पैसिव रेजिस्टेंस, ठीक है, पैसिव रेजिस्टेंस गांधी जी भी, लेकिन करने का तरीका अलग था। ये लोग किए थे ज़रूर, लेकिन अच्छे ऑर्गेनाइज तरीक़े से नहीं किए थे। गांधी जी जब किए थे तो ऑर्गेनाइज तरीके से किए थे,
ठीक है, लेकिन किया था अपने अपने हिसाब से सब सही, ठीक है। और जिस तरह से मॉडरेट जो है विश्वास नहीं करते थे आम जनता पे, लेकिन एक्सट्रीमिज़म का जो है बहुत जो उग्रवाद था, ठीक है, जो गर्म दल वाले लोग थे वो जो है आम जनता में विश्वास करते थे कि बोलते भी थे कि बिना आम जनता के कुछ जो है हम लोग स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सकते, स्वराज को प्राप्त नहीं कर सकते दोस्तों। सेम चीज़ गांधी जी भी किए, लेकिन गांधी जी का करने का तरीका अलग था, ठीक है। गांधी जी भी विश्वास करते थे भीड़ पे, लेकिन इन्होंने अच्छे से इनको ऑर्गेनाइज किया। और एक जो गर्म दल वाले लोग थे वो जो है बोल तो दिए, लेकिन इनको ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए, इनका यूज नहीं कर पाए, ठीक है। हम लोग गांधी जी देखेंगे, गांधी जी किस तरह से ऑर्गेनाइज कर लिए थे, है ना। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे कि जो गर्म दल वाले उसमें कौन कौन सा फेमस पर्सनैलिटी है दोस्तों, ठीक है। तो पहला एक बाल गंगाधर तिलक थे जो 1856 से 1920 के कार्यकाल में थे। तो महात्मा गांधी ने इनको आधुनिक भारत के निर्माता कहा था, द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। ये आपको इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए। गांधी जी तिलक को बोले थे कि आधुनिक भारत के निर्माता हैं, ठीक है। ब्रिटिश जर्नलिस्ट था जिसका नाम था वैलेंटाइन चिरोल, जो तिलक को बोला था फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, मतलब भारतीय असंतोष के पिता, ठीक है। कब बोला था? स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट के समय बोला था, ठीक है। इन्होंने कुछ किताब लिखा था, नाम था आर्कटिक होम्स इन द वेदाज। इसका मतलब जो वैदिक लोग हैं, आर्यन लोग हैं, वो कहाँ से आए हैं? आर्कटिक से आए हैं, ठीक है। इंग्लिश में लिखा हुआ था। फिर श्रीमद् भागवत गीता रहस्य मराठी में लिखा गया था, जब ये जेल में थे 1915 में, तब लिखे थे। 2 वीकली लिखे थे जो साप्ताहिक पत्रिका थी, एक था केसरी, एक था महारत्ता या मराठा भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा, केसरी जो है मराठी में है और जो महारत्ता जो मराठी में होना चाहिए लेकिन है इंग्लिश में। तो ये आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, मराठा या मराठा कब कहाँ किस में है? इंग्लिश में, मराठी में नहीं है। मराठी में क्या है? केसरी, ठीक है। तो 1880-81 में ये लिखा गया था। और इसके पहले जो एडिटर थे, जो संपादक थे, उनका नाम था गोपाल गणेश अगरकर। इनके बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ लिए आगे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने भारत में ऑल इंडिया होम रूल लीग खोला था, ठीक है। कब? 1916 से 18 में। तो जब ऑल इंडिया होम रूल लीग खोले थे तो तिलक का सहयोगी कौन कौन था दोस्तों? जीएस खपरदे था और एनी बेसेंट की सहायता से इन्होंने खोला था, ठीक है। 2 होम रूल लीग खुला था, एक एनी बेसेंट के अंडर में था और एक तिलक के अंडर में था। दोनों भले अलग अलग काम करता था, लेकिन दोनों का मकसद क्या था? अलग एक ही था, ठीक है। चलिए, इन्होंने गणेश उत्सव शुरू किया 1893 में। अच्छा, गणेश उत्सव क्यों किया? क्योंकि जब भी कोई उत्सव होगा लोग मिलेंगे, और लोग मिलेंगे तो फिर अपना जो उत्सव के बहाने जो है तिलक अपना भाषण जो है लोगों को भाषण देते थे और किस तरह से राष्ट्रवाद को हम लोग को जागृत करना चाहिए ये बताते थे। उनका मकसद रिलीजन को प्रमोट करना नहीं था, उनका मकसद था कि रिलीजन जब होगा, फेस्टिवल होगा, तो लोग आएंगे और वहाँ पे फिर हम लोग उनको राष्ट्रवाद के बारे में बताएंगे, ठीक है, समझ में आया। फिर शिवाजी उत्सव भी होता था। पता है शिवाजी को सब क्या मानते हैं? युवा का ये आदर्श है। तो जब उत्सव हम सेलिब्रेट करेंगे तो युवा जो है अट्रैक्ट हो जाएंगे और फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करेंगे। इसके अलावा इन्होंने न्यू एजुकेशन स्कूल 1880 में, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 में, फर्गूसन कॉलेज पुणे में 1885 में खोला था दोस्तों। तो आपको ये सब याद होना चाहिए, ठीक है। फर्गूसन कॉलेज, डेक्कन कॉलेज, न्यू एजुकेशन स्कूल, शिवाजी उत्सव, गणेश उत्सव, ये सारे चीज़, ऑल इंडिया होम रूल लीग। एक बार इसको पढ़ते ऐसे पढ़िए, महात्मा गांधी आधुनिक भारत के पिता, ब्रिटिश जर्नलिस्ट, भारतीय संतोष के पिता, 2 बुक्स, आर्कटिक होम वेदाज, गीता रहस्य, केसरी मराठी में, महारत्ता इंग्लिश में, ऑल इंडिया होम रूल लीग, जीएस खपरदे एनी बेसेंट की मदद से, ठीक है। कब किया? 16-18 में। गणेश उत्सव 93, शिवाजी 95, न्यू एजुकेशन स्कूल, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी 84, फर्गूसन कॉलेज पुणे 85, ऐसा बात समझ में अपने आप याद हो जाएगा, रटना नहीं है। फिर तिलक का जो है दोस्तों पॉलिटिक्स के फील्ड में बहुत जो है अच्छा सोचते थे, लेकिन जब सामाजिक फील्ड की बात बोलेंगे तो बोला जाता है कि इनका जो विचार था वो थोड़ा कंजर्वेटिव था, ठीक है, कंजर्वेटिव था और यह रूढ़िवादी था। तो क्यों बोला जाता है ऐसा? क्योंकि ये नहीं मानते थे कि बच्चियों को पढ़ना चाहिए। तो गर्ल एजुकेशन का ये विरोध करते थे, साथ ही साथ इंटर कास्ट मैरिज का भी ये विरोध करते थे, ठीक है। और इसका मतलब हुआ कि हिंदू कट्टरवादी जो था उसका समर्थन करते थे, जैसे बाल विवाह का ये सपोर्ट करते थे। तो ठीक है, इनका भी कुछ पॉजिटिव नेगेटिव हर आदमी का होता है, तो इनका भी कुछ नेगेटिव है ना, कि वो सामाजिक फील्ड में अगर बात करें तो उनकी जो विचार था वो रूढ़िवादी विचार था, ठीक है दोस्तों। आप देखते हैं हम लोग लाला लाजपत राय को पढ़ते हैं। तो लाला लाजपत राय ने पंजाब केसरी लिखा था दोस्तों, पंजाबी में, और भी कुछ बुक्स लिखा था। पहला बुक है द स्टोरी ऑफ माई डिपोटेशन, मतलब किस तरह से उनको डिपोर्ट करके लंदन भेज दिया गया, तो वो पढ़ेंगे, मतलब वो लिखे थे वो। साथ ही साथ इंडियाज डेट टू इंग्लैंड डेट टू इंडिया, मतलब भारत ने कितना उधार लिया है इंग्लैंड से, वो भी जो है ये लिखे थे। इसके अलावा 1907 में इनको बिना मुकदमा चलाए जो दोस्तों स्वदेशी बॉयकॉट मूवमेंट को ख़त्म करने के लिए उनको बिना मुकदमा के बर्मा भेज दिया गया। बर्मा मतलब आज का म्यांमार।
जिसको काला पानी बोलते थे, है कि नहीं, सॉरी काला पानी आपको बोलते थे अंडमान निकोबार को, ठीक है। ये कुछ के फाउंडर थे जिसका नाम है होम रूल लीग ऑफ अमेरिका इन न्यूयॉर्क सिटी। तो होम याद रखिएगा, होम रूल लीग अगर बात करें उसका फाउंडर तो एनी बेसेंट और आपका तिलक, लेकिन बात कर लिख ले आपका कि होम रूल लीग ऑफ अमेरिका इसके फाउंडर कौन थे न्यूयॉर्क में, तो आपका कौन थे, लाला लाजपत राय, ठीक है। क्यों क्यों इसका वही काम था कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए विश्व का जो है समर्थन प्राप्त करना, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों, ये क्या था, एटक, हम लोगों ने पढ़ा था, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कहाँ पढ़ा था, जब हम लोग ईपीएफओ के लिए इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ का कोर्स कर रहे थे, उसमें जिसमें से 4 से 5 लेक्चर आ चुके हैं, जरूर देखें आप उसको। तो वहाँ पे हम लोगों ने एटक के बारे में पढ़ा था, ठीक है। लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष थे दोस्तों, जो 1920 के आसपास बना था, ठीक। ये आर्य गैजेट का एडिटर भी थे और उनके फाउंडर भी थे, ठीक है। 1920 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक कलकत्ता में स्पेशल सेशन हुआ, ठीक है, तिलक के डेथ के बाद, जिसको वो अध्यक्षता किए थे, और जहाँ पे इसी सेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव को पारित किया गया था, ठीक है। उसके अलावा देखिए, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी हम लोगों ने पढ़ लिया, कौन थे इसके फाउंडर, गोखले, लेकिन सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी, ठीक है दोस्तों, इसके फाउंडर कौन थे आपका, याद रखिएगा आपका लाला लाजपत राय। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी के फाउंडर कौन थे, लाला लाजपत राय। 1921 में ये नेशनल बैंक जो था, पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी के डायरेक्टर भी बने, और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, केंद्रीय विधायी जो है सभा, उसका डिप्यूटी लीडर भी बने 1926 में, ठीक है। उसके बाद बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल, तो लाल देख लिए, बाल देख लिए और पाल देखेंगे अब। तो बिपिन चंद्र पाल 1858 से 1932 का इनका टाइम पीरियड था। इनको फादर ऑफ रिवोल्यूशनरी थाट्स बोला जाता है, मतलब क्रांतिकारी विचार के जनक थे ये, कौन, बिपिन चंद्र पाल, ठीक है। सर अरबिंदो, ठीक है, इनको बोलते थे कि ये जो है राष्ट्रवाद के पैगंबर में से एक हैं, उनके पथ प्रदर्शक हैं। कौन बोले थे, अरबिंदो बोले थे, किनको, बिपिन चंद्र पाल को, कि राष्ट्रवाद का पैगंबर है, एक पैगंबर है। ये पैसिव रेजिस्टेंस का बात बोले थे। पैसिव रेजिस्टेंस हम लोगों ने देख लिया, जिसको पूर्ण असहयोग बोलते हैं, कि मतलब ब्रिटेन से हम कुछ भी, मतलब ब्रिटेन की जो ईस्ट इंडिया कंपनी है दोस्तों, या ब्रिटेन का जो यहाँ पे शासन है, उसका हम पूर्ण असहयोग करते हैं। ना तो उसको स्कूल में, उसके स्कूल में पढ़ेंगे, ना कॉलेज में पढ़ेंगे, ना उसके हॉस्पिटल में इलाज कराएंगे, ना उसका कोई सामान यूज करेंगे, कुछ नहीं, कंप्लीट, ठीक है। तिलक हम लोग देखा था, समाज की बात करें तो वो थे तिलक, कंजर्वेटिव थे, रूढ़िवादी थे, लेकिन ये जो थे वो प्रोग्रेसिव रिफॉर्मर थे, मतलब समाज सुधार की बात बोलते थे। अगर हम जर्नलिस्ट की बात करें, पत्रकार के रूप में इनको देखें, तो कुछ बुक्स और कुछ न्यूज़पेपर इन्होंने लिखा है, जैसे न्यू इंडिया, याद रखिएगा, द ट्रिब्यून, ठीक है, बंगाल पब्लिक ओपिनियन, ठीक है। देखिए दोस्तों, कभी कभी क्या होगा, आपने पढ़ा होगा, न्यू इंडिया की जगह कोई और भी दे दिया है कि न्यू इंडिया के लेखक ये थे। तो देखिए, एक न्यूज़पेपर एक नाम का नहीं होता है ना। जैसे मेरा नाम राहुल है, ठीक है, घर का नाम कुणाल है, तो 2 नाम हो गया ना, हो गया क्यों। तो उसी तरह, तो एक न्यू इंडिया को एक लिखने वाले नहीं थे, बहुत लोग लिखते थे, ठीक है। तो याद क्या रखना है कि आपका ये जो है बिपिन चंद्र पाल, वो न्यू इंडिया को भी लिखे थे, ट्रिब्यून को भी लिखे थे, और बंगाल पब्लिक ओपिनियन भी लिखे थे, ठीक है। इसके अलावा बुक्स भी लिखे थे, नेशनैलिटी एंड एम्पायर, याद रखिएगा, इंडियन नेशनलिज्म, द बेसिस ऑफ सोशल रिफॉर्म, स्वराज एंड द प्रेजेंट सिचुएशन एंड सोल ऑफ इंडिया, इतने सारे बुक्स ये लिखे थे। तो आपको रटना नहीं है, बार बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। चलिए, अरबिंदो घोष के बारे में देखते हैं, जो लास्ट से देखेंगे इसमें, ठीक है। उसके बाद अगला देखेंगे हम लोग। तो 1908 में ये जेल में बंद कर दिए गए, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनके अगेंस्ट अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस चला। क्यों चला, क्योंकि मुजफ्फरपुर में जो है किंग्सफोर्ड जज था, ठीक है, क्या नाम था उसका, किंग्सफोर्ड नाम था। मुजफ्फरपुर में कौन अटैक किया था उस पर, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस बम फेंक दिया था, लेकिन वो बच गया, मर गई है 2 यूरोप की महिला, ठीक है, जो इंडिया में आई थी घूमने के लिए, वो मर गई। तो इस पर केस इन पे चला, क्योंकि बोला जाता है कि इनका लेख को पढ़ के वो लोग इंस्पायर हो गए, तो इनको जेल में बंद कर दिया गया अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस में दोस्तों। पांडिचेरी में 1926 में इन्होंने अरबिंदो आश्रम का स्थापना किया। कलकत्ता में अनुशीलन समिति 1902 में खोला। वंदे मातरम, जो इंग्लिश न्यूज़पेपर है, 1905 में लिखा। आपको एज ईयर याद नहीं करना है इसका, बस आपको याद रख लेना है कि वंदे मातरम इंग्लिश न्यूज़पेपर कौन, किसका है, अरबिंदो। आर्या पत्रिका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्या पत्रिका किसका है, अरबिंदो घोष। सावित्री महाकाव्य, ये भी इंपॉर्टेंट है, किसका है, अरबिंदो घोष का। द लाइफ डिवाइन इंपॉर्टेंट है, किसका है, अरबिंदो घोष का, जहाँ पे उन्होंने इंटीग्रल योगा का बात बोला, इंटीग्रल योगा का, ठीक है। चलिए, अब हम लोग देखेंगे दोस्तों स्वदेशी आंदोलन या एंटी पार्टीशन मूवमेंट। एंटी पार्टीशन मतलब, एंटी मतलब क्या होता है, अपोजिट, पार्टीशन मतलब विभाजन, तो विभाजन का ये लोग अपोज करेंगे,
और कौन सा विभाजन, तो देखते हैं अभी। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों को पता है कि जो पहले बंगाल जो है एक हुआ करता था, जिसमें उड़ीसा भी होती थी, जिसमें झारखंड, बिहार और बांग्लादेश पूरा होता था, ठीक है। तो एक तरफ था हमारा तो अंग्रेज सोचा कि यार बंगाल से, हम लोगों ने देखा कि सब जो है आंदोलन है वो बंगाल से शुरू हो रहा है, तो अंग्रेज जो है सोचा कि बंगाल को क्यों ना विभाजन कर दें, हम लोग 2 पार्ट बना देते हैं। अंग्रेज बोले, सोचा एक ईस्ट बना देते हैं, एक वेस्ट, ठीक है। और किसके आधार पे, तो किसके आधार पे बोला, ये धर्म के आधार पे। किसके आधार पे, धर्म के आधार पे। तो जो वेस्ट बंगाल था, इसमें हम लोग को रख दिया बंगाली बोलने वाले लोगों को, ठीक है। और इसमें जनरली कौन थी, मुस्लिम। और जो ईस्ट बंगाल था, उसमें किसको रख दिया, जो हिंदी भी बोले, जो उड़िया भी बोले और थोड़े बंगाली, लेकिन इसमें जो थे वो हिंदू लोग थे। तो धर्म के नाम पे अंग्रेज़ ने 2 पार्ट में इनको बांट दिया, ताकि जो है लड़ा दें आपस में, है ना। इससे क्या होगा, बंगाली ये लोग भी खुश हो जाएंगे और ये लोग तो दुख होंगे भैया, ठीक है। तो अंग्रेज धर्म के नाम पे इन्होंने बांट दिया। लेकिन जब इनसे पूछा गया क्यों बांटे, तो बोला कि चूँकि बंगाल बहुत बड़ा एरिया है, इसीलिए प्रशासन की दृष्टि से हम लोग इसको बांट रहे हैं। वो सही है कि बांटो, लेकिन भैया धर्म के नाम पे क्यों बांट रहे हो, इसको बांटो ना, इसे कुछ करके बांट देता। लेकिन नहीं, इस तरह से बांटा है कि आधा लोग हिंदू बोलने वाले हैं, आधा हिंदी बोलने वाले हैं, उड़िया बोलने वाले हैं, और बाकी बंगाली, और कुछ आधा में मुस्लिम है, आधा में हिंदू है। तो साफ साफ दिख रहा है कि धर्म के नाम पे बांटा गया। तो जो पार्टीशन हुआ दोस्तों बंगाल का, वो 1905 में हुआ, करजन ने करवाया, ठीक। तो अगस्त 7 को, तो इसके विरोध में एंटी पार्टीशन मूवमेंट हुआ, जहाँ पे लोगों ने बोला कि हम जो है पार्टीशन का अपोज करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए कांग्रेस का भी सेशन हुआ, 1905 में हुआ बनारस में, जिसको हेड किए गोखले अध्यक्ष थे। और इन्होंने विभाजन के विरुद्ध में एक प्रस्ताव लिखा है कि हम जो है कड़ी निंदा करते हैं विभाजन का, ठीक है। तो इसी का विरोध करने के लिए जो है पार्टीशन का हम लोग जो है अलग अलग चरण में हुआ है। तो पहला चरण हुआ मॉडरेट फेज, तो हम लोगों ने मॉडरेट के बारे में पढ़ लिया। लेकिन हम लोग अभी क्या देख रहे हैं कि 1905 से लेके 1919 तक एक्सट्रीमिस्ट का फेज था। लेकिन उसमें भी जब बंगाल का विभाजन हुआ, तो उसमें जो चरण हुआ, जो भी प्रोसेस हुआ, उसमें कुछ चरण में हम लोग धीमा धीमा स्टेप उठाएं, मॉडरेट की तरह सोचे, और जब ये फेल हो गया तब हम लोग जो है एक्सट्रीमिस्ट की तरह, गरम दल की तरह सोचे दोस्तों, है ना। तो मॉडरेट में हम लोग क्या क्या बोल रहे थे, हम लोग बोले कि हम लोग प्रदर्शन करेंगे, हम लोग मीटिंग अरेंज करेंगे, हम लोग बंगाल में अवेयरनेस जनरेट करेंगे कि देखो ये अंग्रेज़ जो है वो गलत किया है, हम लोग ब्रिटिश को कन्विंस करेंगे कि भैया ये सब मत कीजिए, ये गलत है, इसे ऐसे है, वैसे है, ऐसे है, वैसे समझाएंगे, मतलब कुल मिला के। लेकिन इसको अंग्रेज़ को होता है ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो वही वाला बात है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ दोस्तों, ठीक। चलिए, तो फिर एक्सट्रीमिस्ट लोग जो है अब बोला कि लाल बाल पाल बोला, ये टर करने से मेढक जैसे कोई काम नहीं होगा, ठीक है। हम लोग को नया तरीका अपनाना पड़ेगा, हम लोग स्वदेशी करेंगे, मतलब हम लोग अपना खुद का सामान यूज करेंगे, चरखा वर्खा चलाएंगे, ये सब अपना देसी शर्ट खरीदेंगे, है ना। पेपे लंदन और स्पाइकर का नहीं खरीदेंगे, हम लोग विमल का खरीदेंगे, ठीक है। उसी तरह बॉयकॉट करेंगे, बहिष्कार करेंगे, हम लोग जो है विदेशी का आईफोन यूज़ नहीं करेंगे यार, वो यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग माइक्रोमैक्स का यूज़ करेंगे, मतलब समझ रहे हो, बॉयकॉट करेंगे विदेशी चीज़ का। पैसिव रेजिस्टेंस करेंगे, पैसिव रेजिस्टेंस मतलब हम लोग सभी चीज़ों का बहिष्कार करेंगे, सभी चीज़ का, चाहे वो शासन हो, चाहे वो आपका टीचर हो या फिर लॉयर हो, कोई भी पोस्ट का, कोई भी चीज़ का, सभी चीज़ का जिसमें अंग्रेज़ का समर्थन था पहले, अब सब उसको विरोध करेंगे। इससे क्या होगा, जो शासन है उसको हम लोग बना देंगे असंभव की, मतलब शासन चलाना अंग्रेज़ के लिए कठिन हो जाएगा, असंभव हो जाएगा। तो ये इनका मकसद था गरम दल वाले का। और फिर बोला कि हम लोग जो है स्वदेशी आंदोलन चलाएंगे, स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है। तो मूवमेंट को बाहर बोलते थे कि एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे दोस्तों कि मूवमेंट को हम लोग बाहर फैलाएंगे। तो बाहर कहाँ क्या हुआ, तो देखिए बम्बई में स्वदेशी बॉयकॉट मूवमेंट कहाँ हुआ, बम्बई में हुआ, कौन किया, तिलक किया। मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई, पंजाब में लाल लाजपत राय और अजीत सिंह, ठीक है। अजीत सिंह कौन थे दोस्तों, तो अजीत सिंह जो थे भगत सिंह के चाचा थे। दिल्ली में सैयद हैदर रजा, ये किया था। फिर 1906 में फिर सेशन हुआ, दादा भाई नौरोजी जो है इसके हेड बने। तो 4 प्रस्ताव जो है पारित किया गया, स्वदेशी, बॉयकॉट, स्वराज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि पहले जो है स्वराज का बात जो है मॉडरेट नहीं बोलते थे, है ना। पहली बार स्वराज का डिमांड जो है मॉडरेट ने, कांग्रेस ने रखा था, कब, आपका कलकत्ता सेशन में, दादा भाई नौरोजी वाला में, ये कलकत्ता में हुआ था, ठीक है, ठीक। तो और नेशनल एजुकेशन, राष्ट्र शिक्षा का बात हुआ था। फिर जो स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट में कौन कौन लोग पार्टिसिपेट किए थे, तो ज़्यादा जो पार्टिसिपेट किए थे वो थे विद्यार्थी, स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा। इसके अलावा व्यापारी भी थे, मर्चेंट्स भी थे, महिला भी थी, अपर क्लास की थी, लेकिन लोअर क्लास की महिला भी नहीं आ रही। कब आएगी वो सब, गांधी जी के बाद। गांधी जी भैया गांधी जी हैं, उसके जब वो
आए तो पूरा समाज के लोग जो है पार्टिसिपेट करने लगा, है ना। हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात बोलते थे ये लोग, साथ ही साथ जो बेस था, ठीक है, किसान इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया दोस्तों, ठीक है। अगर किसान गांधी जी के बाद खूब पार्टिसिपेट किया, इसीलिए कोई भी आंदोलन अगर सफल करना है तो जो मैक्सिमम लोग कौन थे भारत में, किसान पार्टिसिपेट नहीं करते थे, क्योंकि किसान के मुद्दे को ये लोग नहीं उठाते थे। लेकिन गांधी जी आए तो मुद्दा उठाएं तो जो है आंदोलन सफल हुआ, ठीक है। चलिए अब देखते हैं दोस्तों कि कुछ फैक्ट देख लेते हैं स्वदेशी से रिलेटेड। तो देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर और रमेंद्र सुंदर त्रिवेदी, इन्होंने रक्षाबंधन जो है शुरू किया, यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम जो है आपस में राखी बांधने लगे और दिखाने लगे कि विभाजन करने से कुछ नहीं होगा, हम लोग एक हैं। फिर अमार सोनार बंगला इन्होंने लिखा, वंदे मातरम लिखा। सुब्रमण्यम भारती ने स्वदेश गीतम, इम्पोर्टेंट है, तमिलनाडु से थे, ये लिखा था। देखिए साउथ इंडिया में ता को था बोलते हैं, ठीक है, जैसे गीतम होना चाहिए ना, तो क्या लिखते हैं गीतम, ठीक है, तो ये आप थोड़ा ध्यान देंगे, ठीक है। उसी तरह सा जो रहेगा एस को तालव्यशा बोलते हैं, ठीक। तो सुब्रमण्यम भारती जो है स्वदेश गीतम लिखा था, जो कहाँ था, तमिलनाडु का ही नहीं है, साउथ इंडिया में ता को था बोलते हैं, जनरली देखा गया ऐसा, ठीक है। पॉलिटिकल फ्रीडम, देखिए अरविंदो घोष बोले थे कि पॉलिटिकल फ्रीडम इज़ द लाइफ ब्रेथ ऑफ ए नेशन, मतलब राष्ट्र का अगर जीवन है तो कौन है वो, राजनीतिक स्वतंत्रता, ठीक है। स्वदेश बंधव समिति का गठन किया गया था, जो अश्विनी कुमार दत्त किए थे। स्वदेशी संगम, ठीक है, कौन किया था, B.O. चिदम्बरम पिल्लई सुब्रमण्यम शिवा, इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्वदेशी संगम, स्वदेशी बॉयकॉट मूवमेंट क्यों हुआ था, कहाँ हुआ था, साउथ इंडिया में, याद रखिएगा। स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी, अब देख रहे हो कि छोटा छोटा इंडस्ट्री भी, स्वदेशी इंडस्ट्री भी डेवलप किया जा रहा है, तो स्टीम इंडस्ट्री डेवलप किया गया, मतलब जहाज वाली चिदम्बरम पिल्लई ने किया। टूटीकोरिन कहाँ है, तमिलनाडु में। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन 1906 में, क्योंकि बोला गया था इसमें कि हम लोग अंग्रेज के स्कूल कॉलेज का अपोज करते हैं तो बच्चे पढ़ेंगे कहाँ, तो इसलिए नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन शुरू किया गया 1906 में। बंगाल नेशनल कॉलेज भी खोला गया, जिसके प्रिंसिपल थे अरविंदो घोष और प्रेसिडेंट थे रासबिहारी घोष। बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट खोला गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद स्वदेशी मूवमेंट का अंत कैसे हुआ, क्यों अंत हो गया, तो देखिए स्वदेशी मूवमेंट का अंत हो गया क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट जो है उसको एक अंत तक नहीं पहुंच पाए। क्यों, क्योंकि मास तो भीड़ तो आ गया पार्टिसिपेट करने के लिए, लेकिन भीड़ को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए, उसको सही से डायरेक्शन नहीं दे पाए कि कब क्या करना है, ठीक है। और अंत क्यों हो गया, क्योंकि स्वदेश सूरत में विभाजन हो गया, सूरत स्प्लिट हो गया, जहाँ गर्म दल और नरम दल जो आपस में बट गया और आंदोलन कमज़ोर पड़ गया। फिर ब्रिटेन ने क्या किया, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाया, जहाँ पे उन्होंने जो एक्सट्रीमिस्ट थे, जो गर्म दल थे, उन पे दमनकारी नीति अपनाई, और जो मॉडरेट थे, जो आसानी से बात मान गए थे, उनको जो है लालच दे दिया कि हम जो है रिफॉर्म, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म लेके आने वाले। फिर उन्होंने इंडियन काउंसिल एक्ट, तो बाद में पहले आया था मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स, ये सब लेके आए थे 1909 में, जिसमें मॉडरेट को उन्होंने जो है क्या किया, समझा दिया, मतलब मॉडरेट फंस गए इसके चक्कर में। तिलक को अरेस्ट कर दिया गया 1908 में और इनको भेज दिया गया कहाँ पे, बर्मा। अरविंदो घोष जो है पौंडीचेरी चले गए, पॉलिटिक्स से संन्यास ले लिए और जाके उन्होंने जो है आश्रम, अरविंदो आश्रम जो है पौंडीचेरी में खोला, ठीक है। उसके बाद कुछ रिवॉल्यूशनरीज थे, ठीक है, उन्होंने मामले को अपने हाथ में ले लिया, क्योंकि देखिए स्वदेशी मूवमेंट हुआ तो बहुत सारे लोग थे जो उग्र नेचर के थे, वो आए कि हम जो है भारत को जो है स्वराज दिलवाएंगे। लेकिन देखा गया भैया इसका सब नेता तो अरेस्ट हो गया, अब ये लोग क्या है, गर्म खून है भैया, अभी तो बहुत गुस्सा है, तो ये लोग सोचे कि अब हम लोग अकेले अकेले करते हैं, जाके कोई अंग्रेज को मार देते हैं, बम फोड़ देते हैं, ये वो, तो उसको हम लोग बोलते थे रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़। तो हम लोग इसके बारे में देखेंगे दोस्तों, ठीक है, बाद में, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, जब लोगों विरोध करने लगे दोस्तों, तो 1911 में पता है दिल्ली दरबार हुआ था, तो उसमें बोल दिया गया कि हम लोग पार्टीशन और बंगाल जो हम लोग किए हैं, ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल बांटे हैं, कौन बोला, अंग्रेज, उसको हम ख़त्म करते हैं, मतलब आज से ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल को हम लोग एक रखते हैं जो पहले था, ठीक है, याद रखना है आपको। जॉर्ज 5 के बारे में पढ़ा था, कोरोनेशन पार्क वाला। चलिए अगला है दोस्तों, सूरत स्प्लिट 1907 में हुआ था, रास बिहारी बोस इसके हेड थे, ठीक है। स्प्लिट क्यों हो गया, विभाजन क्यों हो गया, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट था और मॉडरेट था। तो एक्सट्रीमिस्ट चाहता था कि हम लोग को पूरे भारत में आंदोलन को फैलाएंगे कलकत्ता के बाहर, लेकिन मॉडरेट बोलता था नहीं, बंगाल में करना है। दूसरा बोलता था, एक्सट्रीमिस्ट बोलता था कि सब चीज़ बॉयकॉट करो, ये वो, ये बोलता था नहीं, सब चीज़ बॉयकॉट नहीं करना है, सिर्फ सामान का बॉयकॉट करना है। तो इस आधार पर क्या हो गया, डिवीज़न हो गया। फिर स्वराज का डिमांड मॉडरेट के लिए अलग था, एक्सट्रीमिस्ट के लिए अलग था, है ना।
तो बॉयकॉट करो सभी स्फेयर को, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट बोलते मॉडरेट बोलते थे नहीं सामान को करो। बंगाल के बाहर फैलाओ, लेकिन मॉडरेट बोलते थे नहीं बंगाल में ही करो। स्वराज का डेफिनेशन इनके लिए अलग था, इनके लिए अलग था। फिर इन्होंने क्या किया, इनको दबा दिया, रिप्रेशन कर दिया और इनको जो है समझा बुझा दिया। ठीक है, तो ये था हमारा स्वदेशी बॉयकॉट मूवमेंट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग होम रूल लीग के बारे में। ठीक है, देखिए होम रूल लीग। ठीक है, तो होम रूल लीग क्या हुआ, कौन किया था, एनी बेसेंट और तिलक। ठीक है, तो आईएनसी का सपोर्ट नहीं मिला था इनको। ठीक है, ये लोग चाहते थे कि हम लोग जो है होम रूल लीग का बात करेंगे, लेकिन कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं किया दोस्तों। क्यों इन्होंने होम रूल लीग का शुरुआत किया, क्यों बोले कि हम होम रूल लीग का आंदोलन करेंगे, इसलिए क्योंकि जब विश्व युद्ध हुआ दोस्तों, फर्स्ट वर्ल्ड वार, तो उसमें महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, बेरोजगारी भी हो गया। ठीक है, और तिलक क्या हुआ था, पहले विश्व युद्ध के पहले इनको छोड़ दिया गया था। तो तिलक बोले थे कि हम भारतीयों को अंग्रेज को सपोर्ट करना चाहिए विश्व युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध में। ठीक है, तो इस उम्मीद से किए थे, सपोर्ट समर्थन करने के बाद बोले थे कि जब जो है विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा तो ब्रिटेन जो है भारत को कुछ हद तक प्रशासन ये सब में सुधार देगा, कुछ बढ़िया बढ़िया काम करेगा। लेकिन जब विश्व युद्ध खत्म हो गया तो सुधार करने के बजाय अंग्रेज़ जो है दमनकारी नीति जो है रिप्रेसिव पॉलिसी अपनाया। तो तिलक को बहुत बुरा लगा, बोले कि साला हम एक तरफ तुमको सपोर्ट किए हैं और तुम साला मेरे साथ ऐसे कर रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने होम रूल लीग जो है शुरू किया। ठीक है, साथ ही साथ 1909 एक्ट जब आया था दोस्तों, तो जो लोग निराशाजनक हुए थे, क्योंकि इन्होंने इसमें मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म का बात हुआ था और मुस्लिम के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट, मतलब देश को तोड़ने की बात बोला गया था। ठीक है, और पॉलिटिक्स में उसी समय एनी बेसेंट का भी एंट्री हो चुका था, जो भारत का कल्चर से बहुत प्रभावित थी और चाहती थी कि भारत के लोगों को जो है अपना स्वराज मिले, अपना होम रूल मिले। ठीक है, तो तिलक का क्या उद्देश्य था दोस्तों, तो तिलक का उद्देश्य आज़ादी प्राप्त करना नहीं था, बल्कि ब्रिटेन के अंदर में ही रहना था, जहाँ पे भारत जो है एक स्वायत्त होगा, मतलब कुछ कुछ इसको फैसिलिटी होगा, कुछ कुछ इसको भारत को अधिकार रहेगा। लेकिन आज़ादी का मकसद होम रूल लीग का नहीं था, आपको ये ध्यान रखना है। होम रूल लीग का मकसद आज़ादी प्राप्त करना नहीं था। ठीक है, चलिए, गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकना इसका नहीं था। स्लोगन था, तिलक ने दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ठीक है, याद रखिएगा। 2 होम रूल लीग बना था दोस्तों, एक तिलक के द्वारा, एक एनी बेसेंट के द्वारा। तिलक का पहले बना था, ठीक है, 1916 अप्रैल में। ठीक है, पूना में बना था, और ये पहला मीटिंग किया था इन्होंने बेलगांव में, महाराष्ट्र में। इसके अलावा कर्नाटक में, बैरार में, सेंट्रल प्रोविंस में इनका जो है एरिया था तिलक का। इनको हेल्प किया था तिलक को होम रूल लीग में जीएस खपरड़े। क्या किया था, जीएस खपरड़े। एनी बेसेंट बाद में की थी, तिलक ने अप्रैल में किया था, इन्होंने किया था सितंबर में। क्यों लेट से किया, क्योंकि ये वेट कर रही थी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस हमको सपोर्ट करेगी होम रूल लीग लाने में। लेकिन जब उन्होंने देखा कि वेट किया, नहीं सपोर्ट किया, तो इन्होंने जो है तब जाके तिलक के पास किया। तो जहाँ जहाँ तिलक नहीं थे पूरे भारत में, रेस्ट ऑफ इंडिया और बम्बई में, क्योंकि बम्बई तिलक के अंदर नहीं था, आपको ध्यान देना है। बम्बई जो में होम रूल लीग कौन चालू किया, एनी बेसेंट। इसको समर्थन किया जॉर्ज अरुंडेल, जो इनके सचिव थे, और अन्य और लोग थे, वीपी वाडिया, सीपी रामास्वामी अय्यर। और प्रेसिडेंट थे होम रूल लीग के, जो एनी बेसेंट के द्वारा बनाया गया था, उसका थे एस सुब्रमण्यम अय्यर। अब क्वेश्चन मान लिया आया कि आपके दिमाग में कि क्यों इन लोगों ने अलग अलग किया। देखिए दोस्तों, तिलक और एनी बेसेंट के फॉलोवर जो थे वो आपस में, जो एनी बेसेंट के फॉलोवर थे वो तिलक के फॉलोवर से ईर्ष्या करते थे। क्यों, क्योंकि जो तिलक का फॉलोवर था वो थोड़ा कंजर्वेटिव नेचर का था, उन्हें ऊपर पढ़ा था, उतना लिबरल नहीं था। और तिलक का फॉलोवर थे वो एनी बेसेंट को वो करते थे, एनी बेसेंट के लोगों को। ठीक है, तो इन्होंने सोचा यार एक साथ मीटिंग होगा तो दोनों आपस में लड़ लेंगे, तो क्यों ना अलग अलग मीटिंग करवा दें। तिलक और एनी बेसेंट में भैया दोस्ती था, मतलब जो है अच्छा, दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते थे, इनके बीच में कुछ नहीं था। हाँ, फॉलोअर जो थे वो आपस में जो है उलझ ना जाए, इसीलिए दोनों ने सोचा कि यार अलग अलग करेंगे। मकसद तो दोनों का एक ही है, लेकिन ठीक है, रास्ते अलग है, मंजिल एक है। ठीक है, चलिए, तो डिमांड क्या था दोस्तों होम रूल लीग का, तो स्वराज को प्राप्त करना था। स्वराज मतलब आज़ादी नहीं, बल्कि ब्रिटेन के अंदर में ही शासन, गवर्नेंस, सेल्फ गवर्नेंस। भाषा के आधार पर लैंग्वेज प्रोविंसेस को अरेंज करने की बात इन्होंने बोला था, और बोले थे कि शिक्षा जो देना चाहिए वो वर्नाकुलर लैंग्वेज, देसी भाषा में देना चाहिए। ठीक है, इनका प्रोग्राम क्या था कि मीटिंग करेंगे, डिमोन्स्ट्रेशन करेंगे, मतलब प्रदर्शन करेंगे, लाइब्रेरी खोलेंगे स्टूडेंट के लिए। ठीक है, 2 न्यूज़पेपर एनी बेसेंट लेके आई थी, एक था न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ। ठीक है, यंग इंडिया कौन लेके आया था, लाल लाजपत राय। न्यू इंडिया कौन लेके आया, एनी बेसेंट।
यंग इंडिया देखेंगे हम लोग आगे चल के कि उसका जो बाद में महात्मा गांधी भी उसको जो है लिखे थे यंग इंडिया में, है ना। तो दोनों होम रूल लीग सेपरेट थे और अंत मर्ज नहीं किए गए थे। हमने पढ़ लिया कि मर्ज नहीं किए गए थे, लेकिन काम जो है दोनों भले अलग अलग करते थे लेकिन काम जो है एक ही था, ठीक। अब तो होम रूल लीग बना दिया तो सरकार क्या की, अरेस्ट कर ली एनी बेसेंट को और बीपी वाडिया को भी, ठीक है। क्यों अरेस्ट किए? क्योंकि उन्होंने जो है आंदोलन को बहुत तेज़ कर दिया था। तो फिर पूरे भारत में जो है विरोध होने लगा, प्रोटेस्ट होने लगा। अजीत एस सुब्रमण्यम अय्यर, इनको नाइटहुड की उपाधि में दिया था अंग्रेज़ ने, उन्होंने उसको रिटर्न कर दिया, बोला भाग यहाँ से हम ले लेंगे तुम्हारी उपाधि, ठीक है। लेकिन इतना विरोध हुआ, बाद में एनी बेसेंट को अंग्रेज़ ने छोड़ दिया दोस्तों। तिलक पे क्या हुआ? तो तिलक को कुछ जगहों पर घुसने के लिए, प्रवेश करने के लिए प्रतिबंध लग गया, ठीक है। प्रतिबंध लग गया तो इनके लिए इन्होंने केस किया कि कोर्ट में कि हमको जाने क्यों नहीं दे रहा कहीं। तो फिर जिन्ना जो थे दोस्तों, इसका जो केस था उसका डिफेंड किया था, मतलब उसको सपोर्ट किया था। किसको? तिलक को। मतलब इससे पता चलता है कि जिन्ना जो थे शुरू में अच्छे व्यक्ति थे, बाद में उनका जो माइंडसेट था वो चेंज हो गया और अब पार्टीशन का बात बोलने लगे। शुरू में जो थे अच्छे इंसान थे, ठीक है। तो जिन्ना ने तिलक का जो है केस को डिफेंड किया दोस्तों, ठीक है। अब आंदोलन अंत कैसे हुआ? तो सरकार ने दमन किया, दमनकारी नीतिकरण। सरकार ने कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी अपनाया। कैरेट मतलब गाजर खिलाओ, तो गाजर कौन खाएगा भैया? तो जो सिंपल लोग होंगे, सीधे साधे लोग गाजर खाएंगे, मतलब मॉडरेट लोग, ठीक है। और जो एक्सट्रीमिस्ट होगा उसको स्टिक देंगे, मारेंगे। तो एनी बेसेंट थी वो मॉडरेट थी, तो एनी बेसेंट के लिए लेके आया गया, बाकी लोगों के लिए सीधे साधे थे उनके लिए लेके आ गया मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। 1917 का रिफॉर्म आया था, जो बाद में 1919 में मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के बारे में रूप में जाना गया। तो एनी बेसेंट कन्फ्यूज कर गए कि वो सोचे कि यार ये रिफॉर्म तो आ रहा है, तो क्या हमको आंदोलन को कंटिन्यू करना चाहिए या उसको ख़त्म कर देना चाहिए। तो वो कन्फ्यूज हो गई तो आंदोलन जो है लीडरलेस हो गया। साथ ही साथ तिलक को अरेस्ट करके भेज दिया गया। कहाँ पे? तिलक जो है अरेस्ट नहीं किया गया, एक आदमी था वैलेंटाइन चिरोल, हमने पहले पढ़ा था। वो तिलक को बोला था कि भारत का जो असंतोष भारत में फैल रहा है उसके ये जनक है, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। तो फिर भाई तिलक को बुरा लगा कि साला हम जो है इंडियन भारत के असंतोष का पिता हैं, तुम जो है अंग्रेज गलती कर रहे हैं तब ना हमको विरोध करना पड़ रहा है तुम्हारा पॉलिसी का। तुम अच्छा काम करते तो असंतोष का जनक तो तुम है, हम थोड़ी हैं। तो तिलक को ख़राब लगा, इन्होंने अपमान का केस दर्ज कर दिया, डिफेमेशन केस वैलेंटाइन चिरोल पे। और इस केस के लिए इनको जाना पड़ा कहाँ पे? लंदन। तो लंदन गए, ये इधर लंदन चले गए और एनी बेसेंट कन्फ्यूज हो गई कि रिफॉर्म सही है या गलत। तो मूवमेंट जो हो गया वो नेतृत्वहीन हो गया, लीडरलेस हो गया और होम रूल लीग जो है वो शांत हो गया, ठीक है। तो गांधी जी ने 1920 में ऑल इंडिया होम रूल लीग का अध्यक्षता किया था और होम रूल लीग का नाम चेंज करके इन्होंने स्वराज सभा किया था। इससे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि होम रूल लीग का स्वराज सभा का पुराना नाम, और स्वराज सभा किसका नाम था पुराना? किसका नाम था? ऑल इंडिया होम रूल लीग का दोस्तों। चाहे वो स्वदेशी आंदोलन हो चाहे होम रूल लीग हो, दोनों में जो मेन भूमिका निभाई थी पार्टिसिपेशन में वो थे किसका? स्टूडेंट का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। लखनऊ सेशन 1916 में हुआ था दोस्तों। AC मंजूमदार इसके हेड करते थे। इसमें क्या हुआ हमको पता है कि सूरत स्प्लिट में क्या हुआ था, जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो अलग हो गए और जो मॉडरेट थे वो अलग हो गए। तो सूरत स्प्लिट में एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट मिल गया और मुस्लिम लीग कांग्रेस में मिल गया। तो दो लोग मिला, एक एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट मिल गया और कांग्रेस में मुस्लिम लीग मिल गया दोस्तों, ठीक है। इसको कांग्रेस और लीग मतलब मुस्लिम लीग का पैक्ट भी बोलते हैं, लखनऊ समझौता भी बोलते हैं। इसमें कुछ बात बोला गया कि हम लोग जो है कम्युनल इलेक्टोरेट देंगे। कम्युनल इलेक्टोरेट मतलब मुस्लिम को सिर्फ मुस्लिम ही चुन सकता है, इसको कम्युनल इलेक्टोरेट बोलते हैं। ज्वाइंट रिप्रेजेंटेशन का मतलब संयुक्त प्रतिनिधि होगा, जहाँ पे मुस्लिम लीग और कांग्रेस मिल के जो है ब्रिटेन को बोलेंगे, ठीक है। तो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन या इलेक्टोरेट लाया गया कब, एक्सेप्ट कब किया कांग्रेस ने? लखनऊ सेशन में, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों गांधीयन फेज 1919 से लेके 1947 में, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे 1919 से लेके 1927 के आसपास का, ठीक है। चलिए तो गांधी जी के बारे में क्या है दोस्तों, तो गांधी जी साउथ अफ्रीका में गए थे, ठीक है। तो उन्होंने 1893 से 1894 के बीच में साउथ अफ्रीका में नाटाल इंडियन कांग्रेस खोला था। क्यों? क्योंकि भारतीयों को जोड़ने के लिए, भारतीयों को यूनाइट करने के लिए। साथ ही साथ पैसिव रेजिस्टेंस एसोसिएशन भी खोला था। तो पैसिव रेजिस्टेंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो विपिन चंद्र पाल थे वो इनके बारे में बात किए थे कि हम लोग कांग्रेस का पूरा कहीं भी सपोर्ट नहीं करना, सहयोग नहीं करना, उसी को बोलते हैं पैसिव रेजिस्टेंस।
तो गांधी जी ने पैसिव रेजिस्टेंस एसोसिएशन को साउथ अफ्रीका में बनाया था। साथ ही साथ कुछ न्यूज़पेपर भी लिखे थे साउथ अफ्रीका में। 1903 में लिखे थे दोस्तों इंडियन ओपिनियन, यहाँ के भारत के लोगों का क्या राय है ब्रिटेन को लेकर, क्या उनका प्रॉब्लम है, उसके बारे में वो लिखते थे। तो ये जो न्यूज़पेपर था दोस्तों गुजराती में भी लिखा जाता था, तमिल में भी लिखते थे, वो हिंदी में भी लिखते थे और इंग्लिश में भी लिखते थे। तो इनको इसमें मदद किया था एक आदमी, उसका नाम था मनसुख लाल नजर। ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया। 1904 में दोस्तों फोइनिक्स फार्म खोले थे नटाल में। 1910 में टॉलस्टॉय फार्म खोले थे ट्रांसवाल में, जो साउथ अफ्रीका में ही है। बाद में इसको जो टॉलस्टॉय फार्म था, शुरू में कोई फार्म खोले थे, फिर बाद में उनको टॉलस्टॉय फार्म नामकरण करना पड़ा। तो कौन इनको नामकरण का सहयोग कौन किया? तो हरमन क्लेनबैक इनका एक सहयोगी था, हरमन क्लेनबैक। इन्होंने मदद किया गांधी जी को टॉलस्टॉय फार्म बनाने में। ठीक है, तो टॉलस्टॉय कौन था दोस्तों? तो एक बहुत बड़ा थिंकर था, एक फिलोसफर था। उनकी एक बुक थी द किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू, मतलब तुम्हारे अंदर भगवान का एक साम्राज्य। तो ये जो बुक था वो गांधी जी इससे बहुत प्रभावित थे दोस्तों। ठीक है, सबसे ज़्यादा यही प्रभावित किया। और जॉन रस्किन का एक बुक था ऑन टू द लास्ट, जिसमें पूंजीवादी का आलोचना किया गया था। ठीक है, इन्होंने कुछ न्यूज़पेपर भी हम लोग देखेंगे दोस्तों क्या क्या लिखा था। तो यंग इंडिया, आपको पता है कि लाल लाजपत राय इसको बनाए थे शुरू में, लेकिन महात्मा गांधी जो है पब्लिशर इसके थे 1919 से लेकर 1931 तक। हरिजन इन्होंने खोला 1933 से 48 के बीच में चलाया। इंग्लिश में चलता था, गुजराती में इसको चलाया था, जिसका हरिजन का नाम था क्या? हरिजन बंधु। और हिंदी में इसका नाम था हरिजन सेवक। ठीक है, और इंग्लिश में क्या नाम था? हरिजन। तो चाहे हरिजन सेवक हो, हरिजन बंधु हो या हरिजन हो, तो उनको कौन मतलब कई किए थे? गांधी जी। हरिजन का मतलब समझते हो दोस्तों? हरि का जन। तो जो शेड्यूल्ड कास्ट, जिसको पहले अपशब्द बोला जाता था अपर कास्ट के द्वारा, गांधी जी बोले भैया सब जो है बराबर है। वैसे भी देखिए सब आदमी बराबर होता है ना। आप किसी का भी ब्लड काटोगे, किसी का भी बॉडी का थोड़ा सा कटा खून निकला, कलर क्या होता है उसका? रेड होता है। तो सब मतलब भगवान ने सबको सेम बराबर बनाया। यहाँ पे हम लोगों ने उसको किया ना जाति के आधार पे, समझ में आ रहा है? तो उसी को प्रमोट करने के सब बराबर हैं, इन्होंने क्या? हरिजन का किया। नवजीवन इन्होंने चलाया था दोस्तों, वो हिंदी में था। स्पेनिश फ्लू के बाद चला था, स्पेन में फ्लू आया था, तो उन्होंने इसके बाद जो है नवजीवन लिखा। एक किताब लिखे थे जिसका नाम था हिंद स्वराज। ठीक है, या इंडियन होम रूल भी बोलते हैं इसको। ये 1909 में चला था गुजराती में। ब्रिटेन ने इसको बंद कर दिया और गांधी जी पे देशद्रोही का आरोप लगाए थे उसके बाद। ठीक है, इन्होंने भारत में आश्रम क्या क्या खोला दोस्तों? साबरमती आश्रम 1916-17 गुजरात, और सेवाग्राम 1936 से महाराष्ट्र। ठीक है, जब असहयोग आंदोलन चला था दोस्तों, उसी समय गांधी जी ने प्रतिज्ञा लिया था कि हम ये आंदोलन में तब तक, आश्रम में तब तक नहीं आएंगे साबरमती में, जब तक हम भारत को आज़ादी नहीं दिला पाएँ। तब जाके जो है वो सेवाग्राम आश्रम के आसपास जो है रहने लगे थे। ठीक, चंपारण सत्याग्रह देखते हैं दोस्तों। अप्रैल 1917 में लाया गया था, शुरू हुआ था कहाँ पे? चंपारण में। चंपारण कहाँ है? आपका बिहार में। क्यों लाया गया था? यहाँ पे 3 कटिया सिस्टम था दोस्तों, 3 कटिया, जहाँ पे टोटल मान लो 20 पार्ट है, 20 मतलब एक खेत है, 20 पार्ट आप कर दो। ठीक है, तो उसके 3 कट्ठे पे आपको नील का खेती करना अनिवार्य था दोस्तों। ठीक है, मतलब अंग्रेज बोलते थे कि आपको नील का खेती ज़बरदस्ती करना पड़ेगा, चाहे आप राजी हैं या नहीं है। तो गांधी जी यहाँ पे पहुँचे। राजकुमार शुक्ला एक किसान था जो गांधी जी को इनवाइट किया था, वो गए और वो देखे कि किसान का बहुत दयनीय स्थिति है। तो उन्होंने लोगों को बोला कि देखो भैया, तुमको कोई भी जो है बात नहीं मानना है, मतलब अवज्ञा करना है। अवज्ञा मतलब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करना है। तो पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो भारत में गांधी जी ने किया, वो चंपारण सत्याग्रह में किया। ठीक है, तो फिर अंग्रेज जो है एक कमीशन बनाया। कमीशन बनाने के बाद जो है गांधी जी उसके सदस्य थे। और ठीक है, हम लोग देखते हैं दोस्तों, तो 3 कटिया सिस्टम लाया गया था। और उसी में क्या हुआ कि नील का खेती होने लगा, तो किसान को भी थोड़ा तो शुरू में प्रॉफिट हुआ। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि जर्मनी से उस समय जो है युद्ध चल रहा था। ठीक है, तो आपको पता है कि 14 से 18 तक आपका युद्ध चल रहा था। लेकिन युद्ध जो है जब ख़त्म हो गया दोस्तों, तो उसके बाद जर्मन से लोग मतलब सामान आने लगा। तो उसमें जर्मन में डाई का आविष्कार हो चुका था। डाई मतलब नील का काम क्या होता है? कलर करने का। तो आर्टिफिशियल कलर का आविष्कार हो चुका था। तो क्या हुआ कि नील का डिमांड कम हो गया, मांग कम हो गया, जिनकी प्रॉफिट जो है कम हो गई। तो अब किसान कहाँ से देंगे भैया? पैसा है ही नहीं। फिर भी अंग्रेज जो है ज़बरदस्ती उन पे जो है मार पीट के जो है इलीगल तरीक़ा से रेंट को वसूलते थे। इसमें गांधी जी को सपोर्ट किया भी चंपारण में राजेंद्र प्रसाद, जेपी कृपलानी, ब्रजकिशोर प्रसाद। गांधी जी जो है संत राउत हाउस के घर में दोस्तों रहते थे, जो इनको बापू को बोला जाता है ना, महात्मा गांधी को बापू बोलते हैं। तो कौन रखा था नाम? संत राउत हाउस में रहे थे, तब उनको बापू की उपाधि मिली थी दोस्तों। ठीक है, तो जब विरोध हुआ गांधी जी ने विरोध किया, तो लोग समर्थन किए, बहुत आंदोलन हुआ। आंदोलन होने के बाद कांग्रेस
जो अंग्रेज है वो एक कमेटी ऑफ इंक्वायरी बनाई जांच पड़ताल करने के लिए, जिसके गांधी जी सदस्य थे। और इस कमेटी ने डिसाइड किया कि नील का खेती हम ज़बरदस्ती जो है नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चंपारण एग्रेरियन बिल आया 1918 में, जिसमें ये बोला गया था कि जितना भी पैसा कलेक्ट किया था इलीगल तरीक़ा से अंग्रेज ने, उसका 25% पैसा जो है, पूरा पैसा नहीं 25% पैसा वापस किया जाएगा, ठीक है। तो महात्मा गांधी जो है इसी एरिया में चंपारण में ही 3 स्कूल भी खोले थे। तो आपको समझ में आ गया चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। सत्याग्रह मतलब सत्य प्लस आग्रह, मतलब ट्रूथ और नॉन वायलेंस के थ्रू जो है हम लोग अपना डिमांड रखेंगे, ठीक है, समझ में। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 में हुआ। ये पहला हंगर स्ट्राइक था, भूख हड़ताल था गांधी जी का, कहाँ पे, इंडिया में, ठीक है। तो इसमें क्या था उस समय अहमदाबाद में प्लेग था दोस्तों। प्लेग में क्या होता है, चूहा हुआ के काटने से होता है प्लेग। तो प्लेग हुआ था, तो प्लेग में लोगों को बोनस दिया जाता था, लेकिन अंग्रेज जो है प्लेग बोनस, जो अंग्रेज नहीं, जो मिल के मालिक थे, उन्होंने प्लेग बोनस को बंद कर दिया, ठीक है, बंद कर दिया। तो गांधी जी को जो है वहाँ पे जो अनुसुईया साराभाई एक लेडी थी, उन्हीं का भाई का जो है या उन्हीं का रिलेटिव का ये मिल था। तो इस मिल के लोगों ने जो है, मालिक ने मना कर दिया कि हम जो है अब जो है बोनस लोगों किसान को नहीं देंगे। तो ये अनुसुईया साराभाई जो गांधी जी को इनवाइट की, रिक्वेस्ट की कि आइए सर यहाँ पे देखिए क्या क्या है। तो फिर ये क्या किए, आए। और जो फैक्ट्री का मालिक था दोस्तों, तो अनुसुईया साराभाई का रिलेटिव तो था ही, साथ ही साथ वो गांधी जी का दोस्त भी था। फिर भी गांधी जी ने जो है इसका विरोध किया। क्यों विरोध किया? क्योंकि मिल का मालिक जो है वो गलत था। तो जब भी कोई चीज़ गलत हो तो आप उसका विरोध करो, चाहे वो आपका रिलेटिव ही क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि अगर आप उसका विरोध नहीं करोगे तो आपका वो जो गलती कर रहा है उसको गलती को पता नहीं चलेगा, है ना। तो उसका सच्चाई जानना ज़रूरी है भैया, कि उसको भी पता चल जाए कि गलती वो किया है और उसने कैसे किया है। तो सत्य, ट्रूथ और नॉन वायलेंस पे किया है, मार पीट के नहीं किया था, सत्य अहिंसा से किया था। उसका गलती पता चल गया और जो है मजदूरों को अपना उसका अधिकार भी मिल गया। तो बोनस वही हुआ कि एम्प्लॉयर जो है, मालिक जो है बोनस के लिए सहमत हो गया, ठीक है। तीसरा है खेड़ा सत्याग्रह। तो खेड़ा सत्याग्रह दोस्तों हुआ था खेड़ा में। खेड़ा कहाँ है? गुजरात में। तो गुजरात में अहमदाबाद जो स्ट्राइक हुआ था, उसके 4 महीने के बाद हुआ था दोस्तों। तो ये पहला जो है असहयोग आंदोलन था। देखिए, पहला सविनय अवज्ञा, सिविल डिसोबीडियंस कौन था, हम लोग ऊपर देखे थे, चंपारण। पहला भूख हड़ताल अहमदाबाद, और पहला असहयोग खेड़ा, आपको याद रखना है। तो यहाँ पे फेमिन हो गया था दोस्तों, भूखमरी हो गया था, भूखमरी चपनिया एरिया में हुआ था, ठीक है। तो भूखमरी हो गया था। सूखा के कारण क्या हुआ, फसल बर्बाद हो गया। फसल बर्बाद हो गया तो किसानों को भैया छूट मिलना चाहिए ना, टैक्स में, ये मतलब कर में, भूमि कर में, लेकिन छूट नहीं मिला। मतलब उसके विपरीत क्या किया, उनका जो जमीन, जानवर वानवर था, सब जब्त कर लिया, ठीक है। तो गुजरात सभा ने इसका विरोध किया दोस्तों, और गांधी जी ने बोला लोगों को देखो तुम जो है टैक्स वैक्स नहीं देना है, ठीक है। तो फिर जाके फिर सहमति हुआ। तो फिर ये बात निष्कर्ष निकला कि जो टैक्स देने के कैपेबल थे, जो दे सकते थे, उन्होंने वही देंगे, बाकी जिनको नहीं दे पाएंगे वो नहीं दे पाएंगे, ठीक। तो इनमें इनको मदद किया सरदार पटेल और इंदुलाल याग्निक। ये आपको याद रखना है कि खेड़ा में मदद किया था, सरदार पटेल भी थे वहाँ पे, ठीक। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। ये रिपीट हो गया, ठीक है। उसके बाद रॉलेट सत्याग्रह जो है उसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। 1919 में हुआ था। तो देखिए दोस्तों, उसमें क्या था, वर्ल्ड वार ख़त्म हो गया था, पहला विश्व युद्ध। तो फिर उसमें आपका जो है ये सब आया था, होम रूल लीग आया था, ये सब आया था। तो लोगों ने विरोध कर रहे थे अंग्रेज का। तो अंग्रेज़ों ने उसको रोकने के लिए रॉलेट एक्ट लाया था, जहाँ पे इसको सेडिशन कमेटी भी बोलते हैं। रॉलेट एक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कानून था, वो जो समिति था, सेडिशन समिति, इसी के सलाह पे लाया गया था, ठीक है। और इस समिति के जो हेड थे वो थे रॉलेट, इसीलिए इसको रॉलेट एक्ट बोलते थे 1919, ठीक है। तो क्यों करता था ये? क्योंकि क्रांतिकारियों से डील करने के लिए, क्योंकि आपको मैंने बताया था होम रूल लीग के बाद जो है दोस्तों, जब आंदोलन कमज़ोर पड़ गया तो जो युवा थे उनमें अभी भी जो है गर्म थे वो, तो उन्होंने क्या किया, अंग्रेज़ को मारना चालू किया और विरोध करना चालू किया भयंकर तरीक़ा से। तो उन्होंने उन्हीं से डील करने के लिए रॉलेट एक्ट लेके आया। इसका ऑफिशियल नेम था एनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट। इसमें इस एक्ट में ये लिखा था कि बिना वारंट के, ठीक है, आपको अरेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हो गया, उल्टा हो गया, बिना वारंट के, बिना आपको वारंट मतलब समझते हैं ना, कि मतलब एक पेपर होगा जिसमें लिखा होगा कि ये इस क्राइम के लिए आपको अरेस्ट कर रहे हैं। तो बिना वारंट मतलब बिना कुछ देखे, जांच पड़ताल किए जो आपको अरेस्ट कर सकते हैं, और बिना मुकदमा चलाए आपको जो है 2 साल तक रख सकते हैं। और अगर आपको अपील करना है, मुकदमा चलेगा, तो वो आपका हाई कोर्ट में चलेगा। मतलब आपको कितना पावर चाहिए वो करने के लिए, है कि नहीं। अगर आप कोई न्यूज़पेपर रखते हो
जो जो देशद्रोह को प्रमोट करता है। देशद्रोह क्या होगा, अंग्रेज डिफाइन करेगा, मतलब कुछ भी बोलोगे तो देशद्रोह बोल सकता है अंग्रेज। तो अगर कोई न्यूज़पेपर लिखते हो जहाँ पे अंग्रेज बोल रहा है कि इससे देशद्रोह प्रमोट होगा तो आपको पनिशमेंट मिलेगा, क्योंकि ये एक जुर्म होगा। ठीक है, इसमें आपका हैबियस कॉर्पस चला गया। हैबियस कॉर्पस में आपने देखा है प्रत्यक्ष बंधीकरण बोलते हैं, जहाँ पे सरकार बिना अरेस्ट, बिना वारंट के आपको अरेस्ट कर सकती है। और आपको जो है, अगर आप, हम लोग पढ़े हैं ना फंडामेंटल राइट आर्टिकल 33 में, आपको पास प्रत्यक्ष बंदीकरण का अधिकार है कि अगर कोई भी आदमी आपको अरेस्ट करके अपने घर में नज़रबंद कर देता है या कहीं भी, तो फिर आपका ये मौलिक अधिकार है कि आप जो है, आप या आपके बिहाफ पे कोई आदमी सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट वकील वो करेगा, अपील करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देगा तो अब ये आपको मुक्त करना पड़ेगा। लेकिन ये वाला जो अधिकार है दोस्तों हैबियस कॉर्पस का, मतलब आप अपील कर ही नहीं सकते। अगर सरकार आपको बंदी कर लिया है तो आप कोई अपील कुछ नहीं कर सकते। तो इसी को रॉलेट एक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इसी का विरोध करने के लिए गांधी जी जो है दोस्तों सत्याग्रह सभा किए थे। हम लोग पढ़े थे सत्याग्रह सभा के बारे में, पढ़े थे ना, कब किए, पढ़े थे, होम रूल लीग पढ़े थे, तो उसी का यूज किए थे गांधी जी। तो गांधी जी के द्वारा इसके विरोध में बुलाया गया था ऑल इंडिया मास मूवमेंट। ठीक है, तो भारत में पहला जो है गांधी जी के द्वारा बुलाया गया ऑल इंडिया मास मूवमेंट कब हुआ था, तो रॉलेट एक्ट के टाइम हुआ था, जब उन्होंने रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे। ठीक है, तो फिर इनको क्या हुआ गया, अरेस्ट कर दिया गया। ठीक है, अरेस्ट कर लिया गया। गांधी जी बोले थे कि जाके तुम खुद अरेस्ट हो जाओ, कोर्ट में अरेस्ट करो एकदम बम्पर में पूरा, ताकि सरकार पूरा हिल जाए, पूरा जेल उसका भर जाए। तो पूरा अरेस्ट करो, अपने खुद को बोलो कि हमको जेल में डाल दो, भूख हड़ताल करो, प्रेयर करो, प्रार्थना करो, इससे जो है आंदोलन मजबूत होगा। और यहाँ तक गांधी जी ये भी बोले होम रूल लीग के सदस्यों को, ठीक है, क्योंकि स्वराज जो सभा हम लोग देखे थे होम रूल लीग का ही नया नाम था, है ना, तो होम रूल लीग के सदस्यों को बोले थे कि आइए आप भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कीजिए। अब लोगों को एक मंच मिल गया, एक प्लेटफॉर्म मिल गया, क्योंकि गांधी जी आ गए थे, है कि नहीं। तो उसी समय क्या होता है, जब रॉलेट एक्ट दोस्तों चल रहा था, तो उसी के बीच में एक जालियांवाला बाग में हत्याकांड हो गया था, जहाँ पे जनरल डायर जो था 13 अप्रैल 1919 को निहत्थे लोगों को जो बैसाखी मनाने के लिए जालियांवाला बाग में आए थे, और वहाँ पे सैफुद्दीन किचलू उनका नेता था, और डॉक्टर सत्यपाल उनका गिरफ्तारी हो गया था वहाँ। ठीक है, इसके पहले तो उनको विरोध करने के लिए ये लोग जो है बैसाखी सेलिब्रेट करने के लिए वहाँ पे आए थे। लेकिन जनरल डायर जैसा बदमाश इंसान जो है, मतलब जितना भी गाली दो उसको कम है, तो उन्होंने निहत्थे लोगों पे गोलियां चलाया और मतलब हज़ारों लोग दोस्तों उसमें मर गए, डेथ हो गया उनको। ठीक है, बच्चे तक नहीं बचे। ठीक है, तो इसी का विरोध करने के रविंद्रनाथ टैगोर जो है नाइटहुड की जो अपनी उपाधि थी वो वापस कर दिया गया। और पंजाब में जो है दोस्तों मार्शल लॉ लग गया, लोगों ने विरोध किया तो पंजाब में सैन्य शासन लग गया, और पूरे भारत में हिंसा हुआ दोस्तों। और सत्याग्रह सभा जो है 18 अप्रैल 1919 को आते आते जो है दोस्तों गांधी जी ने भी इस सभा को बंद कर दिया गया, क्योंकि गांधी जी को लगा कि और हिंसा इससे बढ़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, खिलाफत और असहयोग आंदोलन। ठीक है, तो देखिए 1920 से 22 में हुआ, क्या हुआ, खिलाफत और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। क्यों हुआ, बैकग्राउंड का मतलब क्यों हुआ, क्योंकि वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद में महंगाई था। ठीक है, उसके बाद रॉलेट एक्ट का भी लोगों का भी गुस्सा था, जालियांवाला बाग का भी गुस्सा था, है ना। जालियांवाला बाग में को लेकर और गुस्सा क्यों बढ़ गया, क्योंकि मॉर्निंग पोस्ट जो दोस्तों एक न्यूज़पेपर था इंग्लैंड में। ठीक है, तो उन्होंने जो है जनरल डायर के लिए, जो जनरल इतना बदमाश इतना घटिया काम किया था, तो जब वो इंग्लैंड गया तो मॉर्निंग पोस्ट एक न्यूज़पेपर थी, इंग्लिश में थी, उन्होंने जनरल डायर के सपोर्ट के लिए, समर्थन करने के लिए भैया फंड का इकट्ठा करना चालू कर दिया, तो लोगों को और भयंकर गुस्सा आया। साथ ही साथ पंजाब में मार्शल लॉ लग गया, सरकार लोग और गुस्से में। हंटर कमीशन आया, हंटर कमीशन मतलब देख रेख करने के लिए गया, क्या जनरल डायर ने गलत काम किया है, लेकिन हंटर कमीशन ने जो है बोला गलत काम किया है, लेकिन इसको कोई सज़ा नहीं दिया, बल्कि इसको जो है इंग्लैंड जाने दिया गया। और इंग्लैंड में जनरल डायर को भव्य स्वागत किया वहाँ के जनता ने, कि ये देखिए ब्रिटेन का साम्राज्य का समर्थक ही है वो। मतलब आपको पता चलता है उसकी मानसिकता जो थी दोस्तों कितना घटिया थी उस समय इंग्लैंड की, है ना। 1919 एक्ट में जो है टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में बोला गया कि हम लोग को स्वयं शासन नहीं दिया गया, नो सेल्फ गवर्नमेंट, इससे कारण भी लोग गुस्सा में थे। और खिलाफत का इशू था, खिलाफत का इशू क्या था, खिलाफत का इशू देखिए, खिलाफत का इशू क्या था दोस्तों, जर्मनी, हम जानते हैं जर्मनी एक देश है, उसके तरफ से टर्की लड़ा तो टर्की दोस्तों हार गया। तो युद्ध के बाद एक समझौता हुआ, जहाँ पे टर्की का जो राजा हुआ करता था, जिसको खलीफा बोलते थे, ठीक है, तो उसका स्पिरिचुअल पावर, आध्यात्मिक पावर भी ले लिया गया और पॉलिटिकल पावर भी ले लिया गया, क्योंकि टर्की हार गया और अंग्रेज़ को लगता था कि हम टर्की को जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देंगे तो टर्की कमज़ोर हो जाएगा दोस्तों। इसके लिए खलीफा का पूरा पावर ले लिया गया। तो इसके लिए जितने भी मुस्लिम लोग थे दोस्तों पूरे भी मतलब सऊदी अरेबिया में, अफ्रीका वाले देश में,
टर्की देश में और इंडिया में, वो लोग भी विरोध करने लगे और खिलाफत आंदोलन जो है शुरू किए, ताकि किस लिए किए, ताकि खलीफा को पावर वही मिल जाए जो पहले उनके पास था। तो 1919 में जो है खिलाफत कमेटी दोस्तों बना। ठीक है, समझ में आया? तो आपको खिलाफत समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग देखेंगे दोस्तों कि खिलाफत में और असहयोग में कौन कौन सा नए नए नेता उभर के आए। तो मौलाना आज़ाद जो थे वो एक न्यूज़पेपर लिखे थे उर्दू में जिसका नाम था अल हिलाल। मोहम्मद अली लिखे थे कॉमरेड न्यूज़पेपर जो इंग्लिश में था कॉमरेड। शौकत अली, हज़रत मोहानी, हकीम अजमल खान, हसन इमाम, एम ए अंसारी, ये सब लोग जो थे नया युवा थे जो असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन को नेतृत्व दे रहे थे। ठीक है, तो खिलाफत का किस प्रकार प्रसार हुआ, तो देखिए नवंबर 1919 में ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस हुआ दोस्तों दिल्ली में। ठीक है, इसके जो हेड थे वो कौन थे, गांधी जी भी इसके हेड थे और इसके अलावा जो ब्रदर्स थे, अली ब्रदर्स है ना, वो लोग भी जो इसमें मेंबर थे। ठीक है, तो इसी अधिवेशन में डॉक्टर हजरत मोहानी ने ये बोला कि हम लोग को ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार करना चाहिए। 1920 में कांग्रेस से एक समझौता हुआ खिलाफत वाले का और ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी बनी जिसका प्रेसिडेंट कौन बना दोस्तों, गांधी जी, ये आपको याद रखना है। इसमें क्या हुआ, उसके साथ ही क्या हुआ, ट्रीटी ऑफ सेवर्स, जिसमें खलीफा का अधिकार जो है ले लिया गया, पूरा अधिकार खलीफा का ले लिया गया। ठीक है, फिर असहयोग आंदोलन उसी के साथ ही साथ चल रहा है। साथ ही साथ जून 1920 में ऑल पार्टी का कॉन्फ्रेंस हुआ इलाहाबाद में, जिसमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, एनसीएम मतलब असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को मंजूरी मिल गया कि कांग्रेस को है गांधी जी के लीडरशिप में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू करना चाहिए। तो 1920 31 अगस्त 1920 को ऑफिशियल रूप से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इंडिया में लागू हुआ दोस्तों, शुरू हुआ। हमने पढ़ा था पहले भी, लाला लाजपत राय जो थे, कांग्रेस का स्पेशल सेशन हुआ था। ठीक है, उसके जो है हेड किए थे और असहयोग आंदोलन को समर्थन मिला था, मंजूरी मिला था दोस्तों ऑफिशियल रूप से। ठीक है, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का प्रोग्राम था, क्या क्या हम लोग करने की बात बोलते थे, तो 2 फेज में हुआ था। पहले फेज में बोले थे हम लोग बॉयकॉट करेंगे विदेशी सामान का, स्वदेशी सामान का लाएंगे, टाइटल जो भी अंग्रेज टाइटल दिए होंगे नाइटहुड का, सर का, सब हम लोग वापस करेंगे और खादी को प्रमोट करेंगे। दूसरे फेज में बोला गया था कि हम जो है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चालू करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, और इसी में इस आंदोलन में तिलक की डेथ हो गई थी दोस्तों। आप हम लोगों को पता है कि असहयोग आंदोलन शुरू होने से जस्ट पहले जो है तिलक की डेथ हो गई थी, तो उनके सम्मान में जो है एक फंड कंट्रीब्यूशन के लिए लोगों को बोला गया और इतना तिलक फेमस थे कि उस समय जो है 1 करोड़ रुपया जो है लोगों ने जमा कर दिया। ये बताता है कि तिलक कितने बड़े नेता थे उस समय। ठीक है, तो और क्या क्या मेन घटना हुआ दोस्तों असहयोग आंदोलन के समय, उसी में डिसाइड किया गया कि हम लोग जो है कांग्रेस का कमेटी होगा अलग अलग प्रांत में, ताकि प्रांतों से भी लोग जो है जुड़ पाएँ और कांग्रेस मजबूत हो पाए, मतलब देश जो में लोग जो है पार्टिसिपेट कर पाएँ आज़ादी के लिए। ठीक, 1920 में नागपुर में एक सेशन हुआ, विजय राघवाचार्य इसके जो है हेड थे, अध्यक्ष थे। फिर कांग्रेस का जो संविधान वो चेंज हो गया। कांग्रेस ने बोला कि अब जो है हम लोग संवैधानिक तरीक़ा से नहीं लड़ेंगे, मतलब रिक्वेस्ट करके, अब हम लोग एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल और पीसफुल मेथड को ही अपनाएंगे, मतलब कानून को तोड़ेंगे, सविनय अवज्ञा करेंगे, ये सब करेंगे। ठीक है, एक व्यक्ति थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आई थी दोस्तों, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। ठीक है, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो थे एक मॉडरेट थे, इनको क्या अच्छा लग गया ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, लेकिन बाकी लोगों को अच्छा नहीं लगा। कुछ लोग अच्छा लगा, कुछ लोग अच्छा नहीं लगा। तो जिनको अच्छा लगा वो कांग्रेस से अलग हो गए दोस्तों, आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस से अलग हो गए और एक नया संस्था बना दिया, नया ऑर्गेनाइजेशन बना दिया। उसका नाम था इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन पार्टी, ऐसा याद INLP बोलते हैं, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। ठीक है, और इन लोगों को क्या बोला गया, लिबरल्स। तो लिबरल्स कौन थे दोस्तों, जब आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 में आया तो कुछ लोग उस रिफॉर्म से संतुष्ट हो गए और फिर कांग्रेस अलग हो गया। कांग्रेस अलग होने के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम था इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन, और वही ऑर्गेनाइजेशन के सदस्यों को लिबरल्स के रूप में जाने लगा। ठीक है, इसके अलावा असहयोग आंदोलन के समय नेशनल एजुकेशन की स्थापना हुई, क्योंकि हम लोग बोले थे कि सरकारी स्कूल कॉलेज का अपोज करेंगे, तो बहुत सारा चीज़ बना। जैसे सुभाष चंद्र बोस नेशनल कॉलेज कलकत्ता के प्रिंसिपल बने, अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया बनी कॉलेज, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ और बिहार विद्यापीठ भी बना दोस्तों। ठीक है, कमेंट सेक्शन में करके मुझे लिख के बताइए
कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पहले किसी एक संस्था का अंग था, उसी से BHU बना, तो वो संस्था का नाम क्या था और इस संस्था को कौन बनाया था और कब बनाया था, ये कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। मैंने आपको पहले के लेक्चर में पढ़ा चुके हैं, ठीक है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है दोस्तों, उसमें कांग्रेस की वॉलेंटियर ग्रुप्स बनी, कुछ लोगों का ग्रुप बना जो पुलिस का काम करता था, ठीक है। मतलब कुछ लोगों का ग्रुप था जिसका मकसद था लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, ठीक है। ये भी बात बोला गया था कि इसमें असहयोग आंदोलन में लोगों से। लिक्वर शॉप मतलब दारू का जो दुकान था, लिक्वर मैंने दारू का दुकान, तो उसको हम लोग पिकेटिंग करेंगे। पिकेटिंग मतलब मान लीजिए दारू का दुकान है, ठीक है, तो इसके इर्द गिर्द जो है लोग घेर देंगे, क्योंकि पता है जो दारू होता था दोस्तों वो होता था विदेशी दारू, ठीक है। और विदेशी दारू होता था कहाँ से आता था, इंग्लैंड से। तो हम लोग जो है विदेशी सामान का अपोज करेंगे, मतलब दारू का भी क्या करेंगे, अपोज। कैसे अपोज करेंगे, तो लोग जो है दारू की दुकान इर्द गिर्द घेर लेंगे और कोई भी लोग खरीदने आएगा तो उसको समझाएगा कि देखो ये जो सामान है वो विदेशी का है, इससे तुम्हारा स्वास्थ्य भी खराब होता है, तुम सरकार को टैक्स दे रहा है, किसको दे रहा है, अंग्रेज को। अंग्रेज कितना बदमाश है ना, उसी को पिकेटिंग बोलते हैं। जुलाई 1921 में जो अली ब्रदर्स थे, जो खिलाफत आंदोलन के नेता थे, उन्होंने मुस्लिम सोल्जर्स को बोल दिया कि आप जो है रिजाइन करिए। मतलब ब्रिटेन के सेना में अगर मुस्लिम सोल्जर्स हैं तो मुस्लिम सोल्जर को अली ब्रदर ने बोला कि आप इन जो है रिजाइन कर दिए सेना से, ठीक है। गांधी जी ने भी बोला कि ठीक बात है, ये भी आप अभी रिजाइन कर दिए। हिंदू के लोगों को बोला कि आप भी जो है सेना से रिजाइन कर दो, ठीक। चलिए, साथ ही साथ नो टैक्स कैंपेन चला दोस्तों कि हम लोग जो है कर नहीं देंगे। तो कहाँ कहाँ चला, मिदनापुर बंगाल में और गुंटूर पे चला आंध्र प्रदेश में। असम में चला, चाय का जो बागान था, वर्कर थे वहाँ पे, उन्होंने वहाँ पे स्ट्राइक कर दिया। बंगाल में स्टीम वर्कर लोग जो स्टीम इंजन चलाते थे उन्होंने स्ट्राइक कर दिया। JM सेन गुप्ता जो है यहाँ पे लीडरशिप निभाए। प्रिंस ऑफ वेल्स 1921 में जब इंडिया आए थे दोस्तों, तो लोगों ने बहुत भयंकर विद्रोह प्रदर्शन यहाँ पे किया, ठीक है। साथ ही साथ लोकल लेवल पे भी हुआ। यूपी में अवध किसान आंदोलन हुआ, एका आंदोलन हुआ। कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए कि एका आंदोलन जो था दोस्तों, उसका नेतृत्वकर्ता कौन था, कौन लीडरशिप इसको दिया था और कहाँ हुआ था, ठीक है। मोपला विद्रोह हुआ था तो इसका नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो केरल में मोपला विद्रोह हुआ था असहयोग आंदोलन के समय ही, और तीनों आंदोलन किसान से रिलेटेड है दोस्तों। पंजाब में भी आंदोलन हुआ, क्यों हुआ कि भ्रष्ट जो महंत थे दोस्तों, हिंदू महंत मतलब हिंदू थे, भ्रष्ट थे, तो वो गुरुद्वारा को कंट्रोल करते थे लेकिन थे भ्रष्ट। तो वहाँ पे सिंह सभा मूवमेंट और अकाली दल मूवमेंट हुआ, जहाँ पे भ्रष्ट हिंदुओं से, महंतों से गुरुद्वारा का कंट्रोल ले लिया गया और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाया गया, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। और उसके बाद गुरुद्वारा को कंट्रोल करने के लिए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाया गया और महंतों से पावर को ले लिया गया, ठीक। अच्छा, जो असहयोग आंदोलन था उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट किए थे, तो विद्यार्थी किए थे, लॉयर्स किए थे, वीमेन किए थे, महिला, पीजेंट्स, बिजनेसमैन, मुस्लिम भी थे। और बोला जाता है कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी जितना अधिक आपका असहयोग आंदोलन में था वो किसी भी आंदोलन में नहीं था। तो आपको याद रखना, हिंदू मुस्लिम यूनिटी पीक पे था, चरम पे था। अब सरकार क्या प्रतिक्रिया किया दोस्तों, तो देखिए सरकार क्या किया, गांधी और रीडिंग उसमें लॉर्ड रीडिंग जो थे हमारा वाइसराय थे, तो उनके बीच में 1921 में एक बातचीत हुआ। बातचीत लेकिन फेल हो गया। क्यों फेल हो गया, क्योंकि इस बातचीत में उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने का बात बोला था और गांधी जी बेवकूफ़ तो थे नहीं। तो गांधी जी बोले कि हम तुमसे क्या बात करेंगे, तुम तो यहाँ पे मतलब घड़ा में छेद कर रहा है, पानी बहा रहा है कि नहीं। तो क्या बोला रीडिंग की, गांधी जी को गुस्सा आ गया। गांधी जी को बोला कि देखिए आप, अली ब्रदर्स ने क्या बोला था, हम लोगों ने पढ़ा था ना, अली ब्रदर्स बोले थे कि मुस्लिम सोल्जर्स को आप बोला था कि आप जो है सेना से रिजाइन कर दीजिए। तो रीडिंग बोला था कि अली ब्रदर्स को ऐसा भाषण ना दे, ऐसा आप बोलिए उनको रोकने के लिए आप भाषण दीजिए, आप बोलिए उनको। तो गांधी जी बोले कि हम ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये जो प्रयास था दोस्तों वो विफल हो गया, फेल्ड कर गया, ठीक है। तो अंग्रेज़ क्या किया, उसके बाद दमनकारी नीति अपनाया, लोगों को अरेस्ट किया, जेल में डाला। कांग्रेस और जितने भी वॉलंटियर ग्रुप बने थे ना, उन्होंने ऊपर देखा था वॉलंटियर कॉर्प्स बना था ना, जो पुलिस का काम करता था, सबको डिक्लेयर कर दिया गया कि ये सब इलीगल है, गैर कानूनी है। तो जो भी लोग कांग्रेस का मेंबर रहेगा वो गैर कानूनी होगा, ये बोल दिया गया। गांधी जी को छोड़कर सभी लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। अब गांधी जी को अब क्वेश्चन ये आता है कि गांधी जी को अरेस्ट क्यों नहीं किया गया। तो अगर आप लॉजिक देखोगे ना दोस्तों, आपको पता है एक लीडर को अपोज, अब मोदी जैसे कि यहाँ पे भारत का भी मान लीजिए नेता है, अभी मोदी जी को कोई अरेस्ट अगर करेगा तो आप देख रहे हो भारत की जनता कितना विरोध करेगी ना। और उस समय सोच लिए गांधी जी थे दोस्तों,
ठीक है। गांधी जी का अगर विरोध कर रहेगा तो पूरा इंडिया से लोग इतना विरोध करेंगे कि इसको कचुम्बर बना के रख देंगे अंग्रेज को, है ना। इसीलिए गांधी जी को छोड़ के ज़्यादातर आप देखोगे कि सबको अरेस्ट कर लेता था, लेकिन गांधी जी को नहीं छूता था। समझ में आ रहा है। तो इसका सब बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं गांधी जी चापलूस थे, ऐसे थे, ऐसा बात नहीं है। गांधी जी का अगर हिस्ट्री पढ़ोगे, जीवनी पढ़ोगे, तब आपको पता चलेगा कि गांधी जी वाकई में थे क्या। ठीक है, चलिए। तो प्रेस और मीटिंग पे दोस्तों बैन लगा दिया गया इसमें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो महात्मा गांधी क्या हुआ, 1 फरवरी 1922 को डिक्लेयर किए कि अब हम जो है भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाएंगे। क्यों चलाएंगे? क्योंकि जो हम अभी चला रहे हैं वो उतना सफल नहीं हो रहा है दोस्तों। हमने पढ़ा था ना, देखिए जो असहयोग आंदोलन था उसको 2 फेज़ था। एक था फर्स्ट फेज जिसमें ये साथ, तो ये सब उतना सक्सेस नहीं हुआ, तो गांधी जी दूसरे फेज में बोले थे कि हम सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाएंगे दोस्तों। तो 1 फरवरी 1922 को गांधी जी बोले थे कि हम जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को चलाएंगे। तो वो डिक्लेयर किए थे कि बारदोली गुजरात में चलाएंगे। ठीक है, कब चलाएंगे? यदि राजनीतिक कैदियों को, मतलब जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर जिसको अंग्रेज अरेस्ट किया है, जितने भी नेता को, उसको रिहा करो, और अगर रिहा नहीं किया तो हम चलाएंगे। दूसरा, तो अगर आपने प्रेस पे अगर आज़ादी को नहीं, कंट्रोल को नहीं हटाया, तभी हम आपको जो है असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही वो शुरू करने वाले थे उसी समय यूपी में चौरी चौरा आंदोलन घटना हो गया दोस्तों, 5 फरवरी 1922 को। इसमें क्या हुआ, जो दारू का दुकान था, लिकर शॉप्स था दोस्तों, उसका लोग पिकेट कर रहा था। लोग क्या कर रहे थे, दारू का दुकान का घेरे हुए थे, लेकिन पुलिस ने उन लोगों पे अटैक कर दिया। तो लोग बोले कि यार तुम पागल वागल है क्या, हम शांति से तो इसका अपोज कर, मतलब पिकेटिंग कर रहे हैं, घेराबंदी कर रहे हैं, दारू का तुम क्यों मारा हमको। लोगों का गया गुस्सा, और लोग जो है पुलिस स्टेशन पे अटैक करके जला दिए। जलाने के बाद शायद 20 पुलिस वाले जो है मर गए, जिंदा जल गए। ठीक है, गांधी जी सोचे कि यार हिंसा और बढ़ जाएगा, इसीलिए हम आंदोलन को वापस लेते हैं, और चौरी चौरा घटना के बाद जो है असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। ठीक है, और कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो थी उसका बारदौली में मीटिंग हुआ, और 12 फरवरी को मीटिंग हुआ, जहाँ पे बोला गया कि कांग्रेस जो है जितनी भी एक्टिविटीज अभी कर रही है सबको बंद करो, अब कोई मीटिंग, कोई भी धरना, कोई भी प्रदर्शन नहीं होगा, क्योंकि आंदोलन वापस लिया जा चुका है। अब हम लोग ध्यान देंगे किस पे, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम पे। कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम मतलब सभी लोग गाँव में जाएंगे, और जो भी लोगों को मदद करना है शिक्षा में, या छुआछूत को दूर करने का बात है, हरिजन के लिए काम करने की बात है, शिक्षा को प्रसार करने का बात है, आंदोलन फ्यूचर आंदोलन की तैयारी करेंगे। अभी इस आंदोलन को हम लोग सस्पेंड करते हैं, रोकते हैं, बंद करते हैं। ठीक है, वापस लेते हैं। तो जब आंदोलन वापस लेने का बात ही किया जा रहा था, तो कुछ लोग तो गांधी जी के सपोर्ट में रह गए कि ठीक है, गांधी जी जो बोल रहे हैं हम उसी को चेंज नहीं करेंगे, जो गांधी जी बोल रहे हैं उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। उसको बोलते हैं नो चेंजर, मतलब गांधी जी जो बोले हैं कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम चलाएंगे वही हम लोग चलाते रहेंगे दोस्तों। इसमें क्या कौन कौन थे, राजेंद्र प्रसाद, M.A. अंसारी, वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और C. राजगोपालाचारी। जिसमें ये बोला है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हम कंटिन्यू रखेंगे और बॉयकॉट भी कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन हम लोग आंदोलन के रूप में नहीं, अनौपचारिक तरीक़ा से हम लोग जो है किसानों के समक्ष में जाएंगे, उसका प्रॉब्लम सुनेंगे, उसका दूर करने का कोशिश करेंगे, हरिजन लोगों से बात करेंगे, उनका दिक्कत समझेंगे, उनको समाज से जोड़ेंगे, छुआछूत को दूर करेंगे, शिक्षा में उनको प्रोवाइड करेंगे। तो ये सारे बात बोला गया था। कब? नो चेंजर लोग बोले थे, जो गांधी जी के साथ जुड़े रहे। प्रो चेंजर क्या थे, ये बोलते थे कि नहीं। अब उसमें क्या था, हम लोगों ने पढ़ा था कि असहयोग आंदोलन जब हुआ था दोस्तों, यहाँ पे देखिए आप, देखिए असहयोग आंदोलन में बॉयकॉट करेंगे। तो बॉयकॉट में हम लोग किसमें, इसमें हम लोग विधानसभा का भी बॉयकॉट कर लिए कि हम लोग जो है इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, और जितने लोग इलेक्शन में अभी पोस्ट पे हैं, MLA हैं या MP हैं, सब जो है रिजाइन करेंगे। तो बहुत सारे नेता लोग रिजाइन कर दिए, और रिजाइन करने के बाद भाई ये लोग बोले कि प्रो चेंजर लोग जो चाहते थे कि चेंज हो, अब प्रोग्राम गांधी जी का चेंज हो, तो वो चाहते थे कि हम जो है दोबारा से इलेक्शन लड़ गए और फिर जो है विधानसभा में जाएंगे, और विधानसभा में जाने के बाद वहाँ से, तो विधानसभा में जाके वहाँ से जो है हम कांग्रेस की नीतियों का अपोज करेंगे, मतलब हम इलेक्शन लड़ेंगे, हम लेजिस्लेटिव काउंसिल का विरोध नहीं करेंगे, वहाँ पे जाएंगे, अंग्रेज़ का वहाँ पे विरोध करेंगे। तो उनको बोला जाता था स्वराजवादी। ठीक है, तो इसमें कौन कौन लोग थे, इसमें मैंने शॉर्ट में याद किया है मैक, MSC मैक। M मतलब मोतीलाल नेहरू, A मतलब अजमल खान, और C मतलब चित्तरंजन दास। तो 3 लोग जो थे वो चाहते थे कि हम जो है इलेक्शन लड़ेंगे, विधानसभा में जाके वहाँ से विरोध करेंगे, और कुछ लोग चाहते थे कि नहीं, जो गांधी जी बोले हैं उसके साथ कंटिन्यू रहेंगे, विधानसभा ये समय इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, बल्कि जो भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा है, भले वो औपचारिक रूप से ख़त्म हो गया है, लेकिन अनौपचारिक रूप से हम उसको कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, चलिए
कंस्ट्रक्टिव, और ये बोले थे कि हम इलेक्शन भी लड़ेंगे और गांधी जी जो बात बोल रहे हैं वो भी करेंगे, लेकिन मेन मकसद उनका था कि इलेक्शन लड़के विधानसभा में जाना और सरकार का विरोध करना। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने पढ़ा था कि सूरत में दोनों अलग अलग बट गए थे, किस लिए कि करना क्या है। लेकिन ये गांधी जी का महत्व देखिए, गांधी जी का इम्पोर्टेंस देखिए, यहाँ भी लोग जो है दो तरफा बट गए हैं ना। वहाँ भी मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट बट गए थे, अलग हो गए थे लेकिन सूरत में, लेकिन यहाँ भी बटे हैं। लेकिन क्या हुआ, अलग नहीं हुए, गांधी जी उनको जोड़ के रखे। कैसे कि देखिए गया सेशन में हुआ, गया में अधिवेशन हुआ 1922 में। गया कहाँ है दोस्तों, बिहार में। तो चित्तरंजन दास उसके हेड थे, और चित्तरंजन दास जो थे वो स्वराजवादी थे। वो चाहते थे कि इलेक्शन जो है हम लड़े और फिर वहाँ से विरोध करें। तो ये जब प्रस्ताव रखे अपना, प्रो चेंजर लोगों ने जो चाहते थे बदलाव होना, वो जब प्रस्ताव रखे तो उनके प्रस्ताव को लोगों ने नकार दिया। तो चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस से रिजाइन कर दिया। रिजाइन करने के बाद एक नया पार्टी बनाया जिसका नाम है कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, जो कांग्रेस के अंदर ही एक ग्रुप था। गांधी जी बोले देखिए आपको लड़ना है इलेक्शन लड़िए, लेकिन कांग्रेस से अलग मत होइए, आप अपना तरीका से लोगों के लिए काम कीजिए। ठीक है, तो कांग्रेस से जो है अलग नहीं हुआ। रिजाइन ये लोग जरूर कर दिए, लेकिन कांग्रेस से अलग नहीं हुए। कांग्रेस के अंदर ही एक कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी बना। कौन बनाया, मैक बनाया, मोतीलाल नेहरू, अजमल खान और चित्तरंजन दास। तो CR दास इसके प्रेसिडेंट थे दोस्तों, और सेक्रेटरी कौन था, मोतीलाल नेहरू। तो स्वराज पार्टी बन गया। उसी को लोग को स्वराजिस्ट बोलते थे। तो इनका अचीवमेंट क्या था, उपलब्धियाँ क्या था दोस्तों, तो देखिए ये अभी इलेक्शन लड़े तो 104 सीट में से 42 सीट जीत गए, बहुत बड़ी बात है। 1923 में इलेक्शन हुआ सेंट्रल लेजिस्लेचर में। इन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, इनका एक आदमी था, नाम था विट्ठल भाई पटेल, जो एक स्वराजिस्ट थे, वो स्पीकर भी बने। अचीवमेंट है दोस्तों। लेकिन जब CR दास की डेथ हो गई दोस्तों, तो ये जो पार्टी था वो कमज़ोर हो गया, और कमज़ोर होने के बाद 1926 में वापस में ये कांग्रेस में अलग तो थे ही नहीं, कांग्रेस से बस अंदर ही थे, लेकिन पूरी तरह से कांग्रेस में ये लोग मिल गए और ये पार्टी जो है वो ख़त्म हो गई। ठीक, तो 1935 में स्वराजिस्ट ने INC में मर्ज कर दिया। ठीक है, और मोतीलाल नेहरू जो है 1926 में कांग्रेस में वापसी हो गया, और 1935 में स्वराजिस्ट ने INC में मर्ज किया। ठीक है, तो ये हो गया आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट दोस्तों। अब हम देखेंगे क्रांतिकारी आंदोलन, जो मैंने आपको वहाँ पे स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट में छोड़ा था। तो किस तरह से जो क्रांतिकारी थे, जो बोलते थे कि यार हिंसा के बल पे ही हम लोग को मिलेगा आज़ादी और हम लोग को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तो इसका अलग अलग चरण हुआ दोस्तों। एक पहला चरण हुआ है 1896 से 1917। ठीक है, जिस तरह गांधी जी का 3 चरण है, एक है आपका 1919 से लेके 1927-28 तक, फिर जाके स्वदेशी वाला, और फिर सिविल डिसोबीडियंस वाला, और फिर जाके भारत छोड़ो आंदोलन वाला, है ना, 3 फेज। उसी तरह क्रांतिकारियों लोगों का भी 2 चरण हुआ है दोस्तों, 2 से 3 चरण। तो पहला चरण देखेंगे 1896 से 1917 के बीच में हुआ था। इस समय जो भी क्रांतिकारी थे वो ग्रुप में नहीं थे दोस्तों, वो होते थे, एक अकेला होता था, बम लेके जाएगा पॉकेट में, फोड़ के आ जाएगा। ठीक है, और खुद को अरेस्ट करवा लेगा, इनको मर्डर कर दिया जाए। ग्रुप में नहीं करते थे, तो वो इंडिविजुअल हीरोइक एक्शन था शुरू में जब क्रांतिकारी लोग आंदोलन करने लगे। कोई संस्था उतना नाम बड़ा का नहीं रहेगा, बम करो, बम फोड़ो, हत्या करो। कुछ न्यूज़पेपर था इस समय का 1896 से 1917 में, युगांतर या जुगांतर बोलते हैं, बंगाली में था। भूपेंद्र दत्ता, वरिंदर घोष, देवव्राथा बासु, अविनाश भट्टाचार्य, ये लोग थे। न्यूज़पेपर खोले थे कौन, अभी ये युगांतर या जुगांतर। संध्या न्यूज़पेपर, ये भी आपका बंगाल का है। ब्रह्म बांधव उपाध्याय, वंदे मातरम इंग्लिश में था। और अरविंदो घोष, काल महाराष्ट्र का है, मराठी में था। शिवराम परांजपे, क्या नाम था इनका, काल वाले का न्यूज़पेपर का फाउंडर का, शिवराम परांजपे। और इन्होंने एक नया मतलब पत्रिका चलाया था, नाम था भारतवर्ष। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार पढ़िएगा, अपने आप याद हो जाएगा, रटने का जरूरत नहीं। ऐसे नहीं पढ़ना है कि काल शिवराम परांजपे, नहीं, आप एक बार रीड कर लो ऐसा कि अच्छा युगांतर मतलब बंगाली में था, ये लोग थे। संध्या ब्रह्मचर्य उपाध्याय, वंदे मातरम अरविंदो घोष, काल शिवराम परांजपे, अपने आप आपका ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए। फिर अनुशीलन समिति, ये भी फर्स्ट फेज में हम लोग देख रहे हैं। इसका फाउंडर था प्रमोथा मित्तर, सतीश चंद्र वासु, सरला देवी और अरविंदो घोष। ये एक तरह का फिटनेस क्लब के रूप में खुला था, मतलब सीक्रेट सोसाइटी के रूप में काम करते थे। लोग छुपे चाप मिलते थे फिटनेस करने के बहाने, और फिर जो है वहाँ से प्लान बना के अंग्रेज को मारते थे। 1947 के बाद यही जो अनुशीलन समिति थी वो चेंज होकर बन गई रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी। इसका 2 शाखा था दोस्तों, एक था कलकत्ता में, ठीक है, और दूसरा था ढाका में। तो कलकत्ता में जो था ये जुगांतर नहीं होगा,
ठीक है। कलकत्ता में अनुशीलन समिति, जहाँ पे जुगांतर न्यूज़पेपर लिखा गया था, कौन था? जतीन्द्र नाथ बनर्जी और घोष, ठीक है। ढाका में कौन था? तो पुलिन दास थे, ठीक है, ढाका अनुशीलन समिति। और 1908 में बाढ़ कहाँ है दोस्तों? बिहार में। तो बाढ़ में इन्होंने डकैती करवाया था, ठीक है। और डकैती मतलब लोगों पे डकैती नहीं, अंग्रेज़ के पैसे पे डकैती, ठीक है। और क्या क्या एक्टिविटी हुआ था पहले फेज में, पहला चरण में? 1897 में चापेकर ब्रदर्स पुणे में प्लेग, वहाँ का प्लेग कमिश्नर था, जो प्लेग के टाइम में भी बहुत मौज मस्ती में से रह रहा था और लोगों का भलाई नहीं कर रहा था, तो उन्होंने उसका मर्डर कर दिया, जिसका नाम था WC रैंड, ठीक है, या लेफ्टिनेंट आयरिस्ट। इसमें कौन कौन शामिल थे? चापेकर ब्रदर्स था ही, साथ ही साथ दामोदर हरी, बालकृष्ण हरी, वसुदेव हरी, महादेव रनाडे। याद रखिएगा महादेव रनाडे है, MG रनाडे नहीं है। MG रनाडे वो थे, याद है ना आपको, पूना सार्वजनिक सभा वाले MG रनाडे, इंदु प्रकाश वाले, ठीक है। यहाँ महादेव रनाडे हैं। तो इनको क्या किया गया? पकड़ के फांसी दे दिया गया। 1908 में प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने बम फेंक दिया मुजफ्फरपुर में, जिसमें जज किंग्स फोर्ट को मारने का प्रयास था, लेकिन गलती से 2 ब्रिटिश महिला मर गई, ठीक है। तो प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मार लिया, सुसाइड कर लिया, और खुदीराम बोस को पकड़ के फांसी दे दिया गया। बोला जाता है कि पहला छोटा उम्र का व्यक्ति क्रांतिकारी जो फांसी हुई वो थे खुदीराम बोस। तिलक ने केसरी, एक न्यूज़पेपर था, मैंने पढ़ा था, केसरी जो दिखाया जाता था मराठी में, उसमें इनका सपोर्ट किया, किसका? खुदीराम बोस का, प्रफुल्ल चाकी का। तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया दोस्तों, ठीक है। किसको? तिलक को। अरबिंदो और बरिंदर, ठीक थे। अरबिंदो घोष और बरिंद्र कुमार, दिखे थे ना ऊपर में, बरिंद्र कुमार, यहाँ पे घोष, ठीक है। तो इन्होंने अलीपुर, इन पे चला था अलीपुर मैनीटोला षड्यंत्र केस, ठीक है, क्योंकि इसमें इन्होंने सपोर्ट किया था कि क्रांतिकारी गतिविधियों का, तो इस पे केस चला था। लेकिन CR दास, चितरंजन दास जो थे, उस केस में इन लोगों का डिफेंड किया, उन लोगों का प्रोटेक्शन किया, ठीक है। 1912 में जब दिल्ली दरबार हो रहा था दिल्ली में, तो लॉर्ड हार्डिंग को मारने के लिए प्रयास किया गया, ठीक है, जब राजधानी को दिल्ली ट्रांसफ़र किया जा रहा था। मैंने बताया था पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था दोस्तों, उस समय राजधानी जो था वो कलकत्ता को बनाने का बात बोला गया था, ठीक है, और बना भी गया था। लेकिन 1911 में पार्टीशन ऑफ बंगाल जो था, बंगाल विभाजन को रद्द किया गया और राजधानी को वापस से कलकत्ता से ट्रांसफ़र करके दिल्ली बना दिया गया। तो उसी समय दिल्ली दरबार भी हुआ था, हार्डिंग को मारने का प्रयास किया गया था, रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल, ठीक है, लेकिन वो बच के निकल गया। बसंत कुमार विश्वास ने बम फेंका और उसको फांसी की सज़ा मिली दोस्तों, ठीक है। और इसी को दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से भी जानते हैं, याद रहेगा। 1912 लॉर्ड हार्डिंग, दिल्ली षड्यंत्र केस, बम फेंका, बसंत कुमार, रास बिहारी बोस, सचिन सान्याल शामिल थे, ठीक है। चलिए, जर्मन प्लॉट या जिमरमैन प्लान सिंपल सा है। बाघा जतीन फेमस थे, इनको जतीन भी बोलते हैं, बाघा भी बोलते हैं दोस्तों। ये चाहते थे कि जर्मनी की मदद से, क्योंकि जर्मनी जो था उसमें प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन को अगेंस्ट में था, ब्रिटेन का विरोधी था। तो ये चाहते थे यार जर्मनी के मदद से हम भारत में आंदोलन खड़ा करेंगे और अंग्रेज़ को मार के भगा देंगे, ठीक है। लेकिन इनका प्लान जो है अंग्रेज़ पकड़ लिया और इनको पकड़ के अरेस्ट कर लिया गया और मार दिया गया, ठीक है। उसके बाद विदेश में क्या क्या क्रांतिकारी गतिविधियाँ हुआ दोस्तों? तो देखिए, मदन लाल ढींगरा ने, आपको सुने भी होंगे इसका नाम, इसने करजन विल्ली को मार दिया दोस्तों, ठीक है, करजन विल्ली को मार दिया। और मदन लाल ढींगरा थे कौन? तो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, ठीक है, उसके एडवाइज़र थे। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हम लोगों ने, आपने पढ़ा भी होगा दोस्तों, नहीं पढ़ा होंगे तो मैं पॉलिटी में आप लोगों को पढ़ाऊँगा। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक पद हुआ करता था, है ना, जो वाइसराय के ऊपर उठता था, सही है कि नहीं? जो ब्रिटेन का एक कैबिनेट मिनिस्टर होता था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ये एक एडवाइज़र था कौन? मदन लाल ढींगरा। इसके अलावा श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस, जिसको इंडियन होम रूल सोसाइटी भी बोलते हैं दोस्तों, 1905 में खोला था, ताकि ये चाहते थे कि भारतीय के छात्रों के लिए स्कॉलरशिप दे। इसके लिए जो छात्र उग्र नेचर का है, रेडिकल है, और वो चाहता है कि हम भारत में एक आंदोलन जो है शुरू करना चाहते हैं, तो वो ब्रिटेन में आके पूरा प्लान बना सकता था लंदन में, और उसको वो लोग श्याम जी कृष्ण वर्मा इस हाउस में, घर में रखते थे और उनको ट्रेनिंग देते थे किस तरह से जो है तुम आंदोलन को करेगा। और एक जर्नल भी लिखते थे वो, श्याम जी कृष्ण वर्मा, नाम था इंडियन सोशलॉजिस्ट। इसके अलावा वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय बर्लिन कहाँ है, जर्मनी में शुरू किए थे कमेटी ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। और ये जो थे वीरेंद्र नाथ
चट्टोपाध्याय, वीरेंद्र चट्टोपाध्याय, वो सरोजनी नायडू को भाई थे। सरोजनी नायडू कौन थी? भारत राष्ट्र कांग्रेस की, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष 1925 में, है ना। तो जर्मन कम्युनिस्ट पार्टी को ज्वाइन कर लिया कौन? वीरेंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है। लेकिन 1927 में रूस में स्टालिन, पता था स्टालिन कौन था? रूस का एक कौन था? राजा था, या उसमें समझ लिए आपका ये था रूसी मंत्री था। तो वहाँ पे इनको फांसी दे दिया, ठीक है। पेरिस में भिखाजी कामा का नाम आता है। पेरिस का फ्रांस में इन्होंने वंदे मातरम और मदन लाल ढींगरा ने मिल के दोनों जो है तलवार न्यूज़पेपर जो है चलाया। तो यही मदन लाल ढींगरा जो कर्जन वैली को मारा था सो। तो तलवार न्यूज़पेपर कौन? मदन लाल ढींगरा। तो आज़ाद भारत का पहला झंडा भी जो है भिखाजी कामा ने डिज़ाइन किया, और यहीं पे 1907 में कहाँ पे फहराया गया इसको? स्टुटगार्ट में, जर्मनी में, ठीक है। कहाँ पे? इंटरनेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस हुआ था स्टुटगार्ट जर्मनी में, जहाँ पहली बार भारत का झंडा जो है भिखाजी कामा ने डिज़ाइन किया और फहराया भी गया, ठीक है। उसके अलावा पेरिस इंडिया सोसाइटी ऐसे राणा और मंछर शाह बरजोर जी गोदरेज ने शुरू किया था, पेरिस इंडिया सोसाइटी। तो ये विदेश में था संस्था, जो क्रांतिकारी आंदोलन में बात करते थे कि इस तरह से हम लोग जो आज़ादी प्राप्त करेंगे, ठीक है। गदर पार्टी 1913 में, हेड क्वार्टर कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को कहाँ है अपना दोस्तों? अमेरिका में, ठीक है। तो इसने न्यूज़पेपर में एक लेके आया था जिसका नाम था गदर, ठीक है। गदर एक न्यूज़पेपर था जो उर्दू में भी छपता था, इंग्लिश में भी छपता था। तो गदर का नाम क्या होता है दोस्तों? पंजाबी या उर्दू में विद्रोह होता है। तो इसमें इसके सदस्य कौन थे गदर पार्टी के? तो पंजाब में जो भी पहले के जो सैनिक थे, जो भी किसान थे, उनका ये समूह हुआ करता था, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार में जर्मनी का इन्होंने सपोर्ट किया, ठीक है। तो इसी के कारण जब इन्होंने जर्मनी का सपोर्ट किया दोस्तों, इसी कारण इन पे हिंदू जर्मन षड्यंत्र चला। सैन फ्रांसिस्को में ब्रिटेन ने चलाया कि तुम जो है सपोर्ट ले रहा है जर्मनी का, इसलिए तुम पे हिंदू जर्मन षड्यंत्र जो है चलता है दोस्तों, ठीक है। गदर पार्टी जो थी उसने पार्टी बनने से पहले ही कुछ काम किया था, ठीक है। गदर पार्टी बनाने से पहले तो स्वदेश सेवक होम जीडी कुमार ने बनाया था वैनकूवर, कनाडा में। यूनाइटेड इंडिया हाउस जीडी कुमार ने बनाया था कहाँ? अमेरिका के सिएटल में, ठीक है। गदर का कार्यक्रम क्या था दोस्तों गदर पार्टी का? तो गदर का कार्यक्रम था कि हम लोग जो है हत्या करेंगे, एसासिनेशन करेंगे। किसको? ब्रिटेन के ऑफिसर्स को, जो भी गंदे आदमी हैं। और सभी ब्रिटिश कॉलोनी में जितने भी ब्रिटेन का कॉलोनी है, चाहे वो इंडिया है या अफ्रीका है, कहीं भी है, वहाँ पे हम लोग विद्रोह करेंगे और गैर साम्राज्यवादी साहित्य को हम लोग जो है प्रोपोगेट करेंगे। किस तरह से हम लोग साम्राज्यवादी को विरोध करते हैं, ठीक है। लीडर कौन थे? लाला हरदयाल, रामचंद्र, भागवंत सिंह। ये सब क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। भगवान सिंह, करतान सिंह सराभा, बरकतुल्ला और भाई परमानंद, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक इंसिडेंट है जिसको बोलते हैं कोमागाटो मारू इंसिडेंट, ठीक है। कोमागाटो मारू एक जो है जहाज़ का नाम था दोस्तों, है ना। तो ये जहाज़ जो है इसमें पंजाबी लोग जा रहे थे, कहाँ से कहाँ? सिंगापुर से वैनकूवर। सिंगापुर इधर है दोस्तों, तो और वैनकूवर कहाँ है? कनाडा में। तो ये इस तरह से जहाज़ जा रहा था। लेकिन ये जो जहाज़ था दोस्तों, उस समय क्या था? विश्व युद्ध हो चुका था। तो ब्रिटेन जो है क्या किया, कनाडा पहुंचने से पहले ही जहाज़ को रोक दिया, बंदरगाह पे रोक दिया। लेकिन और लोगों को बंद कर दिया गया। और लोग बोले कि यार हमको जाने तो दो कम से कम कनाडा। बोला नहीं जाने देंगे। और लोगों ने विरोध किया तो फिर इन लोगों ने बहुत सारे लोगों को मार दिया। मारने के बाद इनको बहुत गुस्सा आया लोगों को। और फिर फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो पैसेंजर के अधिकार के, जो भी ये पैसेंजर थे दोस्तों शामिल थे, उनके अधिकार के लिए लड़ाई हुआ। तो अंग्रेज़ जो है एक शोर कमेटी स्थापना किया, जिसके सदस्य थे हुसैन रहीम, सोहन लाल पाठक और बलवंत सिंह। ये जो जहाज़ जा रही थी दोस्तों, वो कलकत्ता के बजबत से कनाडा जा रही थी, ठीक है। ठीक, तो उसके बाद क्या हुआ? तीन लोगों ने रिवोल्ट किया, गदर पार्टी के लोगों ने। तो 1915 21 फरवरी को लाहौर और रावलपिंडी में विरोध हुआ, ठीक है। जापान में रास बिहारी बोस ने विरोध किया। सचिन सान्याल को इसी के चलते उम्र कैद की सज़ा मिली। और ये सभी लोग देखिए जो है गदर पार्टी से जुड़े थे। रास बिहारी बोस, मतलब गदर पार्टी बहुत बड़ा चीज़ था ना। इन पे देशद्रोह का आरोप लग गया, ठीक है। और फिर जाके डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट जो है अंग्रेज लेके आया, जिसके तहत लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा दोस्तों, ठीक है।
तो ये था पहला चरण था, ठीक है, जो 1919 के आसपास तक चला था। अब हम लोग देखेंगे क्रांतिकारी गतिविधियों का दूसरा चरण जो 1920 से लेकर 1930 के दशक में क्या क्या हुआ। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन या आर्मी भी बोलते हैं, HRA बोलते हैं इसको, HRA, जो बाद में HSRA भी बना, ठीक है, जो बाद में क्या बना दोस्तों, HSRA भी बना, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो HRA बना अक्टूबर 1924 में, कानपुर में हेडक्वार्टर बनाया कौन, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगदेश चंद चटर्जी, JC चटर्जी, सचिन सान्याल, अशफाकुल्ला खान, सचिन नाथ पैकसी। देखिए इसमें जो है राजेंद्र इसका चंद्रशेखर आज़ाद का नाम नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है ना। इसमें भगत सिंह है, ना सुखदेव है, ना राजगुरु है। तो यही जो था HRA, इन्होंने एक ट्रेन जा रही थी यूपी में, काकोरी से क्रॉस कर रही थी, जिनका मकसद था कि वो ट्रेन को हम लोग लूट लेंगे कि उसमें सरकारी खजाना था, ठीक है। तो ट्रेन में उन्होंने डकैती मारा 1925 में, लेकिन कुछ पैसेंजर भी दोस्तों मर गए। तो इसमें कौन कौन शामिल थे, अशफाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह एंड राजेंद्र लहेरी, और सभी को पकड़ के क्या दे दिया गया, फांसी। फिर HRA को लगा कि यार इतना हिंसा से काम नहीं चलेगा, हम लोग को लोगों का भी सपोर्ट लेना है। तो उसके लिए उन्होंने वर्ड एक जोड़ दिया, सोशलिस्ट, कि अब जो है हम समाज को भी ध्यान में रख के काम करेंगे, तो ताकि समाज का सपोर्ट मिले। तो 1928 में दिल्ली का जो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम है, जहाँ पे मैच होता है दोस्तों, वहाँ पे HSRA का स्थापना किया गया। और क्यों बनाया, सोशलिस्ट का क्यों बनाया, क्योंकि इस पर भगत सिंह का प्रभाव था, क्योंकि भगत सिंह उसमें हिंसा को छोड़ चुका था, ठीक है, और सोशलिस्ट तरफ मूव कर रहा था, ठीक है। लेकिन पूरी तरह से उसको छोड़ने भी नहीं दिया, क्यों, क्योंकि आपको पता है ये लाला लाजपत राय से बहुत प्यार करते थे, उनको गुरु के रूप में मानते थे। लेकिन जब सॉन्डर ने इनको लाठीचार्ज कराया साइमन कमीशन के समय, तो उनकी डेथ हो गई, तो उनको भयंकर गुस्सा आया और बोले कि साला तुच्छ आदमी जो है, छोटा आदमी इतने महान नेता को मारने का हिम्मत कैसे हो गया। तब जाके फिर दोबारा जो है भगत सिंह हिंसा पे आ गए, है ना। तो भगत सिंह का प्रभाव के कारण जो HRA था वो HSRA में कन्वर्ट हो गया, और चंद्रशेखर आज़ाद इनके जो है सदस्य बने, मतलब फाउंडर थे। भगत सिंह भी था, सुखदेव भी था, राजगुरु भी था। और इनका जो मैनिफेस्टो था, मैनिफेस्टो मतलब जो पत्रिका होती है जिस पे वो बताते हैं अपना जो प्रचार करते हैं, उसका नाम था फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब, मतलब बॉम्ब का दर्शन, है ना। तो जिसको लिखे थे कौन, भगवती चरण वोहरा, ठीक है। उसी समय क्या हुआ, सॉन्डर का मर्डर भी हो गया। मैंने बताया कि साइमन कमीशन के समय, साइमन कमीशन भारत आया था 1927 में, उसका लोगों ने विरोध किया, क्योंकि जो है उसमें एक भी इंडियन नहीं थे। तो लाला लाजपत राय भी लाहौर में विरोध कर रहे थे, लेकिन लाठीचार्ज कर दिया सॉन्डर ने। तो सॉन्डर को इन्होंने धर के दिया कूट, ठीक है, सॉन्डर को मार दिया। सब कौन मारा, भगत सिंह ये सब मिल के मार दिया, आज़ाद। तो उसी में इन लोगों को पकड़ लिया गया, जेल में डाल दिया गया। उसी को हम लोग बोलते हैं सॉन्डर का मर्डर या लाहौर षड्यंत्र केस, ठीक है। तो उसी समय जब ये लोग जेल में थे, जेल में जाने के बाद क्या थे, इन लोग को जो है कोर्ट में लाया गया, ठीक है। उसी समय क्या हुआ था दोस्तों, एक विधानसभा में, केंद्रीय सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में एक बिल, 2 बिल आया था। एक का नाम था पब्लिक सेफ्टी बिल और दूसरा का नाम था ट्रेड डिस्प्यूट बिल। तो ये जो दोनों जो बिल था, इस बिल के द्वारा नागरिक का जो अधिकार था दोस्तों, वो कम करने का बात बोल रहा था, और मजदूरों का भी अधिकार को कम करने का बात बोला था कि मजदूर को अब जो है बंद बुलाने का, स्ट्राइक करने का, धरना देने का अधिकार नहीं है। तो ये लोग बोल रहे थे यार, कौन बोल रहा था, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, ये लोग भी भेष बदल के गए थे वहाँ पे, कहाँ पे, विधानसभा में, और बोले थे कि यार मतलब ये लोग बहरे हैं क्या, जो अंग्रेज बहरा वहरा है क्या, इनको धमाका दे के सुनना पड़ेगा भैया कि तुम जो कानून बनाने लेके आ रहा है वो एकदम गलत कानून है, समझ में आ रहा है। तो ये लोग जो है, जैसे मेरा ये विधानसभा है, ठीक है, और ये खुला स्थान है, ठीक है, यहाँ पे जो है आज़ाद ये भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त यहाँ पे, बाकी लोग जो हैं इधर इधर बैठे हैं, इधर, ठीक है। तो खुला स्थान के बीच में ये बम पटक देता है। तो बम किसी हिंसा करने के लिए नहीं करता है, किसी को मारने के लिए नहीं करता है, बल्कि इसलिए करता है ताकि बाहरी लोग सुने कि भैया क्या करने जा रहे हैं। तो बाहरों को सुनाने के लिए ये बम फोड़ता है, ताकि ये जो 2 बिल आने वाला था उसका ये विरोध करे। तो ऑलरेडी जो है भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को पकड़ लिया गया था सॉन्डर मर्डर केस में, और इनको जो है इसी केस में फांसी दे दिया गया था। तो क्वेश्चन आएगा किस केस में फांसी, तो सॉन्डर के मर्डर केस में, ना कि बम फेंकने के केस में। बात समझ में आ रहा है, चलिए। उसी तरह एक और भी था संस्था जिसका नाम था पंजाब नौजवान भारत सभा। भगत सिंह के द्वारा ये बनाया गया था 1926 में, ताकि देश में सोशल सर्विस, सामाजिक सेवा का उदय हो और लोगों में सहन करने का शक्ति हो। किसको, अपना शक्ति जानने का इच्छा हो, मतलब कि तुम क्या कर सकते हो, टॉलरेशन, है ना।
उसके बाद बंगाल में भी क्रांतिकारी गतिविधियाँ हुई दोस्तों। चटगांव को इंग्लिश में बोलते हैं चिट्टागोंग कहाँ पे अभी के बांग्लादेश में। चटगांव पोर्ट भी है, बंदरगाह भी है। तो वहाँ पे आर्मरी मतलब शस्त्रागार। आर्मरी मतलब शस्त्रागार, जहाँ पे अंग्रेज शस्त्र रखते थे, हाँ बंदूक हथियार रखता था वहाँ। तो वहाँ पे इन्होंने रेड मारने के बाद सब हथियार लूट लिया। कब मारा? 1930 में। नेता कौन था इस रेड का? कौन क्रांतिकारी नेता था? सूर्य सेन। इस पर मूवी भी बनी है, टाइम मिले तो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। सूर्य सेन ये एक सामूहिक कार्य था। इसमें छोटे छोटे बच्चे भी दोस्तों शामिल थे, छोटे छोटे स्कूल के बच्चे भी, ठीक है। तो 1934 में इनको जो है पकड़ के फांसी दे दिया गया। ये एक टीचर भी थे दोस्तों, ठीक है। तो इसमें महिला क्रांतिकारी भी जो थी शामिल थी, किसमें? चटगांव में। तो कौन कौन शामिल थी? तो जब रेड हुआ था तो उस समय प्रीतिलता वाडेकर भी थी, तो वो वहाँ पे शायद डेथ हो गया उनका। कल्पना दत्त को पकड़ के उम्र कैद दे दिया गया। शांति घोष और सुनीता चंदेरी ये लोग जो थे दोस्तों स्कूली बच्चे थे, स्कूल में पढ़ते थे। तो जब ये गए और डीएम के ऑफिस में जाके उनको गोली मार दिया। डीएम का नाम था गफरी बकलैंड स्टीवन, ठीक है। उसी तरह 1931 से मारे बीना दास, 1932 से मारी। तो ये ग्रेजुएशन इनका हो गया था, तो ये डिग्री लेने के लिए गई थी कॉन्वोकेशन समारोह में, तो गवर्नर डिग्री दे दिया था, उसी समय इसको गोली मार दी। तो महिला भी जो है शामिल थी। इससे ये पता चलता है ना तो महिला पीछे थी ना तो पुरुष। जब भी देश की बात आते हैं दोनों जो है सपोर्ट करते हैं, समझ में आया? तो दोस्तों ये हमारा पूरा आज का लेक्चर था। और गांधी जी का जो हम लोग 1927 तक का जो फेज़ था, ठीक है, वो पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 1927 से लेकर 47 तक पढ़ेंगे दोस्तों, और इसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो एक लेक्चर और आएगा मॉडर्न का, जिसमें पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री दोस्तों, ठीक है। तो इस कैसा लग रहा है आपको लेक्चर ज़रूर बताइएगा दोस्तों। इस लेक्चर को बनाने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है, लेकिन मैं आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप भी इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और कोई कमेंट है, कोई सजेशन है तो दीजिए। EPFO का एग्ज़ाम जो है दोस्तों, अभी उसका डेट जो है अभी बोले तो थे सब 2 जुलाई को है, लेकिन अभी फिक्स पता नहीं चला है। जब भी होगा बता दूंगा। मतलब मान के चलिए आपका जो है 90 डेज अभी है आपके पास, सफिशिएंट टाइम है। और UPSC के लिए आपका 40 से 45 डेज है। तो इसमें हम लोग को खूब सारा क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करेंगे, मैं भी करवाऊँगा, ठीक है। और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो है ख़त्म हो जाएगा, फिर हम देखते हैं पॉलिटी को शुरू करेंगे। तो GS का जो पोर्शन है आपका, इकोनॉमी मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिया है। 1-2 लेक्चर और आएगा दोस्तों, फिर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और पॉलिटी जो है शुरू करेंगे, और हिस्ट्री आपका कंप्लीट हो जाएगा एक लेक्चर में। पॉलिटी भी करेंगे तुरंत, इसको भी कर लेंगे। ऑलरेडी इसमें 10 लेक्चर आ चुका है, प्लेलिस्ट ज़रूर देखिए। जो आपका अकाउंटिंग है, इसमें टोटल अभी 20 से 21 लेक्चर आ चुके हैं, ठीक है। 3 से 4 लेक्चर आएगा आपका अकाउंटिंग ख़त्म। लेबर लॉ 4 से 5 लेक्चर आ चुके हैं। 5 से 6 लेक्चर में आपका लेबर लॉ भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। मतलब इस वीक जो आपका है 15-16 तक आपको लेबर लॉ में पूरा कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। और CSET का भी हम लोगों ने शुरू किया है, ज़रूर देखिए। DPP के नाम से डेली प्रैक्टिस पेपर भी करवाया जा रहा है आपका, ठीक है। वो भी आपका कल से रेगुलर आएगा। और अभी टोटल 20 से 25 टेस्ट आ चुका है। 300 से 400 क्वेश्चन हम लोगों ने GS का प्रैक्टिस कर लिया है। तो प्लेलिस्ट में आपको सब चीज़ मिल जाएगा। प्लीज़ वहाँ पे जाके अच्छे कोर्सेज हैं दोस्तों, इसका यूटिलाइज़ कीजिए और पढ़िए सिलेक्टेड ऑफिसर के साथ, और सफलता प्राप्त कीजिए। भगवान से यही कामना है कि आपकी मेहनत, मेरी मेहनत, आपके माँ बाप का आशीर्वाद और भगवान के प्यार से आपको ज़रूर ही सफलता मिलेगी, और आप EPFO में भी सिलेक्ट होंगे और UPSC में भी सिलेक्ट होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गॉड ब्लेस यू एंड ए गुड नाइट।